हाँ भाई, राम राम सबको। कहाँ तक पढ़ लिए थे? सीलिंग किया था ना? सच्ची? ये किया था कल। सीलिंग में ये पढ़े थे कि किसी भी संख्या में, है ना, किसी भी संख्या में अगर हम लोग एक संख्या का भाग देवें तो अगर पूरा जाता है भाग तो ठीक है, और नहीं जाता है तो उसकी जो ऊपर वाली संख्या है जिसमें भाग जाएगा वो हमें लेनी थी। हमने एक एग्जाम्पल किया था 39,13, 36,13, है ना। 35,13, इसका मतलब ये था कि 35 से बड़ी वो संख्या जिसमें 13 का पूरा भाग जाता है, तो वो हमें बताना था। सीलिंग मतलब ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि हायर वैल्यू, ठीक है। अब क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ऊपर वाली वैल्यू चाहिए। अगर जो संख्या दी गई थी उसमें सीधा भाग जा रहा है तो हमें ऊपर नीचे कुछ नहीं चाहिए, हमें सीधा 144 लेना था। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू माइनस में होगी तो वो एरर आएगी, और दोनों ही माइनस में है तो वो प्लस के जैसे ही काम करेगी। एक बार हम लोग माइनस हटा लेंगे, 172 से बड़ी संख्या जिसमें 40 का भाग जाता है वो 200 होगी। और क्योंकि संख्या ओरिजिनल माइनस की थी तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। अगला जो फंक्शन है सीलिंग के बाद में फ्लोर। सीलिंग का मतलब होता है हायर वैल्यू, फ्लोर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू। जरा सुनना, ये क्या करेगा, निचला गुणांक आउटपुट में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। लोअर वैल्यू जो होगी वो डिस्प्ले करेगा। अब समझना, सीलिंग में क्या किया था, 35 से बड़ी वो संख्या जिसमें 13 का पूरा भाग जाएगा। फ्लोर क्या करेगा, 35 से छोटी वो संख्या जिसमें 13 का पूरा भाग जाएगा। अब 35 से छोटा 26 हो गया। सीलिंग मतलब छत, फ्लोर मतलब आंगन। तो फ्लोर मतलब नीचे वाली वो वैल्यू जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो। अब अगर 144 में पूरा भाग जा रहा है तो हमें ना तो ऊपर जाना ना तो नीचे जाना, 144 आंसर आ जाएगा। यहां पर देखो, दोनों में से कोई भी एक माइनस में है तो हमेशा क्या आएगी, एरर। अब 172 और 40, तो देखो माइनस माइनस है तो एक बार माइनस उड़ाओ। 172 से छोटी वो वैल्यू जो 40 से विभाजित है, 160। अब क्योंकि दोनों माइनस की है तो यहां पर भी क्या लग गया, माइनस, ठीक है। उतारो यहां तक। सीलिंग फंक्शन ऊपर की वैल्यू बताती है, फ्लोर फंक्शन जो है वो नीचे की वैल्यू बताता है, बस। सीलिंग हायर वैल्यू, फ्लोर लोअर वैल्यू। कितना नंबर होगा, 8 नंबर? हाँ, ठीक है। सीलिंग कहता है ऊपर वाली वो वैल्यू जो पूर्णतया विभाजित हो। फ्लोर कहता है नीचे वाली वो वैल्यू जो पूर्णतया विभाजित हो। तो हम लोग सीलिंग और फ्लोर को ऐसे करते हैं। आपकी क्लास 11 बजे यही है या कहीं और है? इसी बिल्डिंग में? अच्छा। तो फिर आप जाओगे तब तक भर नहीं जाएगा पूरा का पूरा हॉल? अच्छा, छोटे ही है मतलब ना। ठीक। हम्म। अच्छा। हम्म। क्या?
हाँ, मैंने कहा 35 से छोटी वो संख्या, इसका मतलब हो जाएगा 35 से छोटी वह संख्या जो 13 से पूर्णतया विभाजित है, जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो इससे छोटी वाली संख्या जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो, 35 से छोटा क्या हो जाएगा 26, जिसमें 13 का पूरा भाग जाता है। ऐसे समझ लो जैसे 100,3 फ्लोर क्या होगा 99 होगा, जिसमें पूरा भाग जाता है। और यहां पर अगर सीलिंग लगा दे तो 100,3 102, बस हो गया समझ में, यही गणित है। सीलिंग ऊपर वाली वैल्यू बताएगा, फ्लोर नीचे वाली वैल्यू बताएगा, और पूरा भाग जाना जरूरी है। अगर ये बोल दिया कि फ्लोर 100,20 क्या आएगा भाई, पूरा भाग जा रहा ना, तो हमें ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं बस। और बाकी ये लिख लिया था वहां पे कि सीलिंग फंक्शन या फ्लोर फंक्शन दोनों में अगर दोनों वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी तो ये आंसर आएगा, अदरवाइज वहां पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? चलो आगे, लिख दिया, उतारो। हो गया, लिख दिया। चलो, अगला जो फंक्शन है उसे बोला जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का क्या निकालना, फैक्टोरियल, फैक्ट फंक्शन। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब हो गया, अगर आपको कोई नंबर दिया, जैसे नंबर दिया मैंने 4, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, ये तो मैथ्स में आपने पढ़ाई है, उससे छोटी वाली सारी संख्याओं से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे किसी भी संख्या को उससे छोटी सभी संख्याओं से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो फैक्टोरियल है। बाई चांस आपको एग्जाम में बोल दिया फैक्ट 5 आउटपुट क्या होगा, तो इसका मतलब है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, आउटपुट क्या आएगा 120। बाई चांस दे दिया फैक्ट 6, इसका मतलब क्या हुआ 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं, ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो टोटल मिला करके 720। फैक्ट 7 लिख दिया तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, टोटल मिलाकर कितना आएगा, कुछ तो आएगा ही। ठीक है, तो वो आ जाएगा। उतारो फैक्टोरियल फंक्शन, 720 गुणा 7, 7 7 49, 7 दूनी 14, 5040, सही है। वाह, मेरे को गणित आती है, बताओ कितनी अच्छी कैलकुलेशन करता हूँ। भाई 10वीं के बाद नहीं ली, गणित नहीं आती, इतना ही आता है, फिर गुणा करना ही आता है खाली। अगर किसने बोल दिया साइन थीटा ये है तो कोस थीटा निकालो, तब कुछ जाके नहीं पड़ते। एक छोटी सी बात बताओ कि है ना, आपका जो मैथ्स है और एनटीपीसी का जो मैथ्स है, क्या दोनों सेम है? चलो सेम है। अब एक बात बताओ, फिर तो ठीक है। नहीं यार, मैं क्योंकि बोलते हैं कि पेपर हार्ड आते हैं, मैं एक बार, मैंने तो देखा नहीं पेपर कैसा आता है, बट अगर हार्ड आता तो समस्या हो जाएगी। वो क्या है ना कि मैं, मेरा स्कूल ज्वाइन हो जाएगा ना, तो उसके बाद में स्कूल में बैठे बैठे करना क्या है, आधे तो बच्चों को पढ़ा दूंगा मैं, क्या मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो रखा है ना कंप्यूटर अनुदेशक में राजस्थान में। संतुष्टि वो ज्वाइन कर लूंगा स्कूल के अंदर। और ग्रेड पे की बात है, एक होता ना कि एक वो वाली बात है, तो थोड़ा सा
एक राजस्थान सरकार ऊपर से ग्रेड पे थोड़ा कम, तो उससे अच्छा है कि स्कूल के अंदर 2 क्लास होगी, 3-4 घंटे पढ़े रहते हैं, तो उन 3-4 घंटे में क्या करेंगे? एनटीपीसी का कोर्स करके तैयारी करूंगा, क्वार्टरली क्लासेस का है। आ गई पर मैंने ज्वाइन किया नहीं अभी तक, 5 मई तक ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ तक कोर्स पूरा करवा के जाऊंगा, 1 या 2 तारीख को ज्वाइन करूंगा। तो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया उन सब की ड्यूटियां लगा दी है वो महंगाई राहत कैंपों में, तो बढ़िया ज्वाइन नहीं किया, बैठा हूँ। ज्वाइन कर लेता तो कहीं पे वो आधार कार्ड लगा रहा होता। हाँ वही तो, वो गए सारे एलडीसी वो हड़ताल पे है, तो जिनकी ड्यूटी लगाई वो है कंप्यूटर अनुदेशक सारे के सारे। तो मेरे को बोल रहे हैं कि तू सही है कि तूने ज्वाइन नहीं किया। मैं वो पता था, ऐसी कुछ गणित पता चली थी पहले। हाँ, किसी भी संख्या को उससे छोटी सभी संख्याओं से गुणा करने पर क्या आता है? फैक्टोरियल। तुम्हारा लोको पायलट का पूरा मैच पढ़ लू ना? संजय सोनी सर पढ़ाते हैं आपको? तो लोको पायलट का एक कंप्लीट बैच। फिर साइंस भी, वो साइंस कौन पढ़ाते हैं? हाँ, कौन? यशवंत जी सर? वो केमिस्ट्री तो है उनका। बाकी बायोलॉजी और फिजिक्स, फिजिक्स तो महेंद्र जी सर पढ़ाते हैं, वो तो फिजिक्स उनका सही है। और बायोलॉजी तो चलो है। 26 जनवरी को आजाद हुए थे। चले आगे, चलो लिख दिया। चलो बढ़िया है, इतनी सारे में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओगे, सिलेबस तो यही है, और ग्रेजुएशन तो है ही है वैसे सबके। हाँ, तो फिर उसमें एनटीपीसी में भी भर सकते हो, है ना? तो एनटीपीसी हो गया, लोको पायलट हो गया, कांस्टेबल है, ऐसा ही सारे के सारे सिलेबस एक ही है पूरा का पूरा। वाह, तो फिर मजे है, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। वो इकट्ठे कोई ट्रेन में मिल जाओ तो याद रख जो आनी, कहीं किसी ट्रेन में दिख गए ना, हाँ भाई टिकट चेक कराओ, पहले टिकट मत मांगना फिर, और क्या है। ठीक है। हाँ, एमओडी, एमओडी, एमओडी फंक्शन क्या करता है? एमओडी का मतलब हो जाता है कि सेंसफल निकालना, रिमाइंडर निकालना, मतलब एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू का भाग दे देते हैं तो सेंसफल क्या बचता है वो निकालना। जैसे एमओडी 25,8, तो 8 का भाग 25 में कितनी बार? 3 बार। 8 से 24 बचा कितना? 1 बच गया। यहाँ पे आओ, माइनस का 25 और माइनस का 8 है, तो 3 बार चला गया, -24 बच गया कितना? माइनस का। ये दो समझ में आ गए। प्रश्न यहां से भी आता है, 25 में भाग दिया -8 का, जरा समझना कि 25 में भाग दिया -8 का, तो 8 का भाग 25 में कितनी बार? 3 बार। बच गया कितना? 1। 1 किसका? ऊपर प्लस का, और नीचे -8 किसका? माइनस का। तो -8 में से प्लस का 1 गया, कितना बच गया? -7। सेम चीज यहां पर देखो, MOD -25 8, तो भाग तो 3 बार चला गया, ऊपर कितना बच गया? -1, नीचे 8, तो आउटपुट आ जाएगा +7। समझ में आया? ये दो वाले जो हैं आजकल ट्रेंडिंग में चलते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करके। जैसे अगर ऐसा बता दिया MOD और आपको दे दिया -40,7, अब क्या आउटपुट आएगा जरा सोचो। 7 का भाग 40 में कितनी बार? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 बार जाएगा, तो 5 बार गया, पीछे कितना बचा? -5। 5 या -5? -5। नीचे कितना है? 7। अब ऊपर -5, नीचे प्लस का 7, बच गए कितने?
प्लस के 2 तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 2। आई समझ में। और इसी को अगर घुमाएं तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो ऐसे दे सकता है आपको MOD, माना कि 72 दे दिया और यहां पर दे दिया आपको 7 और वो दे दिया माइनस का। 72 में -7 का भाग देना है। अब देखो 72 में 7 का भाग कितनी बार, 10 बार, बच गए कितने प्लस के, नीचे आउटपुट आ गई, ये समझ में। बस ये इतनी सी गणित है और कुछ नहीं है इन दोनों के अंदर। उतारो चारों एग्जाम्पल उतारो और समझो बात को। तो MOD का मतलब हो जाता है किसी भी एक संख्या में दूसरी का भाग देने पर जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, वो आप लोगों को डिस्प्ले करना है आउटपुट में। हो गया। ठीक है, वापस सुन लो कि MOD का मतलब सेंसफल। 25 में 8 का भाग गया, कितनी बार गया, 3 बार, 8 3 24, बच गया कितना, 1, आउटपुट आ गया 1। यहां पर देखो दोनों संख्या माइनस की तो माइनस माइनस एक बार काट दो, तो 8 का भाग 25 में 3 बार, 8 3 24, बच गया 1। क्योंकि संख्याएं माइनस की है तो आउटपुट भी माइनस में। ये देखो 25 कोमा -8, तो इसका मतलब हो गया कि जब 25 बटा -8 करेंगे तो 8 का भाग कितनी बार, 3 बार, कितना आया 24, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना है -8, तो -8 है माइनस का, प्लस का है 1, तो -8 का भाग अगर 1 में भेजे तो बच जाएगा -7, क्योंकि हमें शेषफल निकालना है। यहां पर देखो -25 बटे 8 दिया तो 8 का भाग 3 बार 24, ऊपर बच गया -1, नीचे बच गया प्लस का 8, तो माइनस का 1 है, प्लस का 8 है, आउटपुट बच जाएगा प्लस का 7। क्लियर? ठीक है। क्या? तो फिर सेंस पर आएगा ही नहीं, 0 आ जाएगा ना। अगर यही हो जाएगा 24 कोमा 8 दे दिया MOD, ठीक है, आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि 8 का भाग पूरा जा चुका है, रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, 0। ठीक है, MOD। उसके बाद में आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है दी गई संख्याओं का आउटपुट में क्या करना, गुणा करना। तो जरा समझो, प्रोडक्ट 3 5 और 2 लिख दिया तो 3 5 15 और 2 30। प्रोडक्ट 9 4 2 लिख दिया तो 9 चौक 36 दूना 72।
प्रोडक्ट में एक संख्या माइनस में है, ठीक है, तो 9 पंजे 45 दून 450 दो 900, और क्योंकि जब एक माइनस है तो आउटपुट में भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जब आउटपुट में दो संख्याएं माइनस की, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 दूना 6 छंग 36, लेकिन आउटपुट आएगा प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस। अगर सिंगल माइनस और आ जाता तो फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उतारो। तो दी गई संख्याओं को आपस में अगर गुणा करके आउटपुट डिस्प्ले करना है तो हम लोग यहां पर यूज करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन को, ठीक है। ये आपके सारे एक्सेल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो खत्म हो गए हैं। तो अगर कोई अपने पन्ने के लास्ट में हो ना, अपनी कॉपी के लास्ट पेपर पे, लास्ट पेपर मतलब पेपर के लास्ट में नीचे की साइड में हो, तो इसको वहीं पे खत्म कर देना, नए पन्ने से नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कॉपी के लास्ट में होना तो इसको वहीं खत्म कर देना, छोटा छोटा करके, नए पन्ने से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या, अगर जैसे ऐसा हो गया प्रोडक्ट -3 -6 -8, अब गुणा क्या होगा, 6 3 18 या 8 6 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा, 8 3 कितना हो गया 24, 8 एकम 8 और कितना हो गया 100 144 होगा ना, 144 होगा। अरे 8 6 48, 8 3 24, इकाई का अंक निकालते हो मैथ्स में, तो 1 4 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 3 माइनस हो जाएगा तो फिर माइनस आ जाएगा। अब ये तो पता, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस। चले आगे। ये एक्सेल खत्म हो गया, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेट। चलो सुनना बात को, अब पीडीएफ से लिख लेना सारा, बाद में केवल सुनते जाओ बात को। देखो जब सबसे पहले बात करें, आपके सिलेबस में 3 ही नाम लिखे हैं, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर और लेन मेन वेन। तो उससे पहले, क्योंकि देखो सीधा वो पॉइंट नहीं पढ़ा जाता, उससे पहले हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो बात ऐसी है कि नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहली बात, नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क मतलब क्या हो गया कि जब बोलते हैं ना कि जब कोई आपस में लड़ लेते हैं तो बोलते हैं ना कि ज़्यादा मुझे परेशान मत कर, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, एक फ़ोन में 100 गुंडे आ जाएंगे। तो नेटवर्क मतलब कनेक्टिविटी लोगों से, मतलब जब मल्टीपल कंप्यूटर्स
जब मल्टीपल कंप्यूटर्स या अन्य डिजिटल डिवाइसेस जो होती है उनको आपस में जोड़ देते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। उन्हें हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर है या जो डिवाइसेज है, देखो नेटवर्क कितने प्रकार का हो सकता है। या तो हम लोग इस कंप्यूटर में तार लगा दें या हम लोग इसमें बिना तार यानी कि वाईफाई से जोड़ दें। तो जब मल्टीपल कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क। और जो नेटवर्क होता है वो आपका वायर से भी हो सकता है और बिना वायर भी हो सकता है, यानी कि वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो ऐसा हमने सर्वर के टाइम, आपको सर्वर पढ़ाया था मैंने, सर्वर आपके आता भी नहीं है। सर्वर का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ काम करें, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो टेबल पे बैठ के पढ़ सकते हैं, यूँ नहीं कि खड़े होके पढ़ेंगे, यूँ नहीं घर से कुर्सी लेके आऊँगा सर घूमने वाली, मैं तो उस पर बैठ के पढ़ूंगा, मेरी मम्मी कहती है घूमने वाली पे बैठा करो, तो वो तो नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ नियम होते हैं। तो इंटरनेट पर, कंप्यूटर में या नेटवर्क में कुछ भी काम करो, उन काम को करते समय आपको कुछ नियम और कानून जो होते हैं या शर्तें होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। ये सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है। क्या था कि इंटरनेट पर कार्य करते समय जिन नियम और शर्तों को लागू किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, जब बहुत सारे नेटवर्क, जैसे माना कि कौटिल्य क्लासेस का नेटवर्क है, ठीक है, जैसे आप लोग फेसबुक पे बैठे बैठे कर रहे हो और करते करते आपने माना कि कोई फ्रांस की कोई दिख गई आपको, आपने उसको हाय हेलो भेज दिया, तो आपका नेटवर्क तो जयपुर का है, उसका नेटवर्क फ्रांस का है, तो ये कैसे कनेक्टिविटी हुई? तो जब मल्टीपल नेटवर्क, देखो एक छोटी सी बात है, क्या नेटवर्क बनाने के लिए इंटरनेट चाहिए? क्या नेटवर्क बनाने के लिए इंटरनेट चाहिए? बहुत छोटा सा सवाल है। क्या नेटवर्क बनाने के लिए इंटरनेट चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे अगर 10 कंप्यूटर को आपस में जोड़ना है तो 10 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए मैं तार लगा दूंगा, 10 कंप्यूटर में एक डब्बा लगाऊंगा बीच में, इंटरनेट नहीं चाहिए। इंटरनेट का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटर का मतलब इंटरनेशनल, नेट का मतलब नेटवर्क। जब सारी दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं तब वो इंटरनेट कहलाता है। तो इंटरनेट किससे बनता है? बहुत सारे नेटवर्कों से। तो क्या नेटवर्क के लिए इंटरनेट चाहिए? नहीं चाहिए। इंटरनेट के लिए नेटवर्क चाहिए? चाहिए। जब बहुत सारे नेटवर्क जुड़ेंगे तभी तो इंटरनेट बनेगा। तो क्या हुआ कि जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेटवर्क या इंटरनेट। ठीक है, जो मल्टीपल नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। इसे हम लोग इंटरनेशनल नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेशनल यानी कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट खाली जयपुर में थोड़ी चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। तो आप लोग अगर किसी, माना कि जापान के किसी बंदे से बात कर रहे हो इंटरनेट के द्वारा, तो इसका मतलब उसका नेटवर्क अलग है और आपका नेटवर्क अलग है। दोनों नेटवर्क किससे जुड़े? इंटरनेट से। तो दुनिया में सारे नेटवर्क जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट। बात समझ में आ गई? जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उसे नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क जो है वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। एक नेटवर्क जो होता है उसमें किसी भी काम को करने के लिए हमें कुछ नियम और शर्तें लागू की जाती है, फॉलो की जाती है, जिन्हें हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, और जो नेटवर्क जो होते हैं, तो बहुत सारे नेटवर्कों को जब आपस में जोड़ा जाता है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट या इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क या एक ग्लोबल नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यहां तक 4 बातें समझ में आ गई सबको? क्लियर? हाँ बोलो। हाँ, तो ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट नेटवर्क। ठीक है, अगली बात, नेटवर्क जो है वैसे तो प्रकार होते हैं इसके 10, है ना, लेकिन वो 10 प्रकार किसके लिए आते हैं? कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, मास्टर डिग्री वालों के कोई नेट के एग्जाम होते हैं वहां पर। फंडामेंटली तो 3 ही होते हैं, लेन, मेन और वेन। केन एक नया आ गया है और ये जो केन है वो बीच में है लेन और मेन के बीच में। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले लेन का पूरा नाम, आपके याद करने की चीजें यही है। लेन का पूरा नाम होता है क्या?
हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। जैसे हमारा जो कौटिल्य क्लासेस का नेटवर्क है वो लेन है, वो प्राइवेट है। यहाँ पर हम किसी भी फाइल को एक फोल्डर बना हुआ उसमें डालते हैं, और वो जो फोल्डर है वो आप पूरे कौटिल्य क्लासेस के किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब वीडियो पीडीएफ अपलोड करी जाती है ना आप लोगों के एप्लीकेशन में, तो वो बार बार ले जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही क्लास खत्म हुई पीडीएफ को उस फोल्डर में डाल दिया, और जो बीच में जैसे मेन बिल्डिंग के अंदर बीच में है ना छोटा सा ऑफिस जहाँ पे कंप्यूटर पे रामपाल बैठा रहता है, वहां से सारी पीडीएफ और अपलोड होती है। पूरा एप्लीकेशन का एक्सेस केवल वहीं पे है, उसके अलावा इस पे एप्लीकेशन एक्सेस नहीं होती है। एप्लीकेशन केवल वहीं से चलती है पूरी की पूरी, तो वहीं से सारी पीडीएफ वीडियो जो अपलोड करना होता है वो वहीं से होता है। तो अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो सीधा रामपाल से मिलो, भाई एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ध्यान रखना, सो सारा कंट्रोल एप्लीकेशन का रामपाल के पास है, और इसी बीच वाले ऑफिस से कंट्रोल होता है। तो अगर बाई चांस वहां पर रामपाल नहीं है तो बीच में जो भी बंदा बैठा रहता है ना कंप्यूटर पे काम कर, उसको बोल दो भाई एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, वो आपको वहीं पे हाथों हाथ सही कर देंगे। समझ आ गई बात, ठीक है, काम की बात। चलो ये एक छोटे भौगोलिक एरिया, जैसे किसी ऑफिस में, जैसे कोचिंग क्लासेस हो गया उसमें बन सकता है, जैसे स्कूल में बन सकता है, जैसे कॉलेज में बन सकता है। तो कहा जाता है कि छोटा नेटवर्क, दुनिया का सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, बिल्डिंग तक सीमित है, उससे ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता, ठीक है। प्राइवेट होता है लेकिन सुरक्षित भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे नेटवर्क को केवल हम एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट तो आप सबके फ़ोन में चलता है। कोई अगर जैसे माना कि एक फ्री का वाईफाई है जियो ने जिसे शुरू में दिया था, तो वो सबके फोन में चलता है, लेकिन यहाँ का वाईफाई केवल जिसके पास पासवर्ड हो उसके पास चलता है। तो प्राइवेट हुआ, तो क्या हुआ? तो एक प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क होता है। ये 2 किलोमीटर से 2 किलोमीटर या 1.6 मील, तो जनरली इतना ही याद रखो कि 2 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो सबसे छोटा नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, ऑफिस कॉलेज तक सीमित होता है। इसकी जो रेंज है वो 2 किलोमीटर तक होती है। 2 किलोमीटर तक हम लोग लेन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो तार है वो अच्छा वाला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। इसमें आप लोगों ने उसमें आपके कम्युनिकेशन तो आया ही होगा उसमें, इलेक्ट्रिशियन में, जहाँ पर तार पढ़ाते हैं आपको, ट्विस्टेड पेयर केबल वगैरह नहीं पढ़े थे, वायर, चलो आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा उस समय, बट केबल आती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल पढ़ाया होगा। हाँ, तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ना वो यहाँ पे यूज होती है। अब इसमें जो केबल पड़ी हुई है, लगाई हुई नहीं है, इसको निकालूंगा तो क्लास बंद हो जाएगी। हाँ भाई, इंटरनेट से चल रही है ना। तो ये जो नेट लेन की केबल लगा रखी है ना, ये वाली ये है लेन की केबल, और इससे कनेक्टेड है कंप्यूटर सारे, और सारा का सारा यहाँ से डेटा वहाँ पे जा रहा है सर्वर रूम में, और वहाँ से सारी क्लासेस जो है आपकी लाइव हो रही है। और OBS सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा स्ट्रीम किया जाता है। तो एप्लीकेशन में करना हो या यूट्यूब में करना हो, कहीं पर भी हम लोग सीधा इससे कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगला जो है उसे बोला जाता है केन, और केन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क या कॉरपोरेट एरिया नेटवर्क। अब कैंपस या कॉरपोरेट क्या होता है? जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है। अब यूनिवर्सिटी की अलग अलग लेन, जैसे माना कि एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की लेन हो गई, एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट की लेन हो गई, एक आपकी IT डिपार्टमेंट की हो गई, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट की लेन हो गई। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ना है तो कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। कैंपस का मतलब क्या? कैंपस का मतलब पूरा का पूरा जो बड़ी आपकी बिल्डिंग है उसे कैंपस बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 या 2 से अधिक लेन को आपस में जोड़कर बनाया गया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो मल्टीपल लेन को आपस में जोड़ोगे तो एक पूरा जो नेटवर्क बनता है वो कैंपस एरिया नेटवर्क बनता है, ठीक है। 1 से 5 किलोमीटर तक रेंज होती है। ये लेन से तो बड़ा हो गया लेकिन मेन से छोटा, जैसे किसी विश्वविद्यालय का नेटवर्क, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क। यानी कि यूं समझ लो, जैसे IT डिपार्टमेंट है यहाँ पे आप लोगों का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपका जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये सारे के सारे अलग अलग नेटवर्क है। इन सब नेटवर्क को आपस में जोड़ लिया तो माना कि ये जयपुर आपकी यूनिवर्सिटी है, या यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय जो है वो आपका जुड़ गया। तो इसमें आप लोगों का सारा डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कौन सा नेटवर्क है? ये है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। लेकिन ये कौन सा है? ये है लोकल एरिया नेटवर्क। ये कौन सा? लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन ये कौन सा हो जाएगा? कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक लेन को जोड़ते हैं तो कौन सा नेटवर्क बनता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। बात समझ में आ गई सबको?
केन से बड़ा होता है आपका मेन, और मेन का बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरे के पूरे शहर को कवर कर लेता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका घरों में आपके आता नहीं वो कनेक्शन, टीवी वाला, टीवी का कनेक्शन आता है, हर शहर में अलग अलग कनेक्शन होते हैं। तो कोई एक ने अपना केबल टीवी नेटवर्क बना दिया और वो आपको घर घर में जैसे डेन का कनेक्शन हो गया, वो आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है पूरे शहर के अंदर। तो है तो शहर का नेटवर्क, बाहर का तो है नहीं। तो ऐसा नेटवर्क जो पूरे शहर को कनेक्ट करता है। दूसरा, माना कि कोई एक बैंक है, ठीक है, माना कि एक बैंक है विकास बैंक। अब जो विकास बैंक है उसके जयपुर के अंदर माना कि 50 ब्रांचेज है। तो किसी एक किसी कंपनी की एक शहर में उपस्थित सारी ब्रांचेस को आपस में जोड़ना है, तब हम किसका यूज करते हैं? मेन का। ठीक है, तो किसी एक कंपनी की एक शहर में उपस्थित सारी ब्रांचेस को आपस में जोड़ना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसी बड़े संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की सारी जो ब्रांचेज है वो आपस में जोड़ो, तो हम लोग मेन का यूज करते हैं। ठीक है, ये 50 से 60 किलोमीटर तक चल जाता है। ठीक है, आपके पेपर में आज तक जो प्रश्न बने हैं वो फुल फॉर्म से आगे नहीं बने हैं। ठीक है, लेन का पूरा नाम बताओ, मेन का पूरा नाम बताओ, वेन का पूरा नाम बताओ, बट दो दो तीन तीन लाइनें, कुछ बेसिक, ये बेसिक है, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये बेसिक बातें, तो ये भी याद हो जाए तो और बेहतर है ना। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पूरे शहर को कवर करता है, रेंज 50 से 60 किलोमीटर तक होती है, और किसी एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की सारी ब्रांचेस को आपस में जोड़ना हो तब हम कौन सा नेटवर्क बनाते हैं? मेन। ठीक है, मेन। अगला फिर है आपका वेन। वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और वाइड एरिया नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसलिए इसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट पूरे दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में चलता है। इसे विश्व का सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ी बात ही है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन? वेन। लेकिन दुनिया का सबसे धीमा नेटवर्क कौन? वेन। इंटरनेट की स्पीड जो है इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन लेन की स्पीड देखो 1 जीबीपीएस तक आती है। इवन आजकल तो 10 जीबीपीएस की भी लेन बनती है, 10 गीगाबिट नाम देते हैं, 10 जीबीपीएस तक की स्पीड भी आती है, इसमें नहीं आती। तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे धीमा नेटवर्क वेन है, लेकिन दुनिया का सबसे तेज और सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? लेन। समझ में आ गया? सबसे छोटा लेन लेकिन सबसे तेज लेन, सबसे बड़ा वेन है लेकिन सबसे स्लो भी कौन सा है? वेन है। क्योंकि देखो, एक यूं समझ लो कि एक मैं 10 लोगों को पढ़ाऊं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं, ठीक है, और अच्छे से चीज़ें डिलीवर कर सकता हूं। उसी में मानो कि 1000 बच्चे डाल दिए, तो पढ़ाऊंगा तो मैं वही, लेकिन शायद उतने अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाऊं। फर्क तो पड़ता ही है भाई, इतने सारे लोग हो जाते हैं, कोई कैसे ही हैं, कोई कैसे कुछ मादी होते हैं, आधे घंटे तो उनको गालियाँ निकालने में चला जाता है, उनको सेट करने में निकल जाता है। 5-10 लोग हैं तो पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो छोटा नेटवर्क जो होता है हमेशा तेज होता है, और बड़ा नेटवर्क जो होता है हमेशा स्लो होता है, ठीक है। तो लेन दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क है और वेन दुनिया का सबसे धीमा नेटवर्क है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? क्लियर? तो दुनिया का सबसे छोटा नेटवर्क लेन, दुनिया का सबसे स्लो नेटवर्क वेन, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क वेन, और दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क लेन। ठीक है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क था, फिर कैंपस एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, आगे की बात, अब बात आती है इंटरनेट की। इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट अभी अभी बात करी थी कि यह एक ग्लोबल प्रणाली, ग्लोबल मतलब पूरे के पूरे ग्लोब पे कनेक्टेड है, पूरी दुनिया में कनेक्टेड है, जिसमें पूरी दुनिया के कंप्यूटर और डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होकर किसका आदान प्रदान करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया के सभी नेटवर्क आपस में जुड़ जाएं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। एक नेटवर्क तो समझ में आ गया, और जब बहुत सारे नेटवर्क जुड़ जाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के उपयोग के लिए कोई भी सिंगल सेंट्रलाइज्ड रूल नहीं है। देखो क्या होता है कि हम लोग माना कि हमारे मोबाइल में कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो हम इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी नियम नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई अर्जेंट वेबसाइट खोल दी तो पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने आ जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के पास अधिकार नहीं। इंटरनेट फ्री है दुनिया में। अब तो फिर पैसे किसके लगते हैं भाई? रिचार्ज के 719 रुपये लगते हैं 3 महीने के। हाँ, तो वो क्यों लगते हैं? वो इसलिए लगते हैं कि वो जो केबल की कॉस्टिंग है,
जो टावर्स लगाए हुए टावर की कॉस्टिंग है, जो उस कंपनी ने एम्प्लॉय लगाए उनकी कॉस्टिंग है, वो सारी आप लोगों से ली जाती है बस। इसलिए पैसे लगते हैं। इंटरनेट दुनिया में फ्री है। भारत में इंटरनेट बहुत लेट आया था। जब इंटरनेट भारत में लाया गया था तो ये यहाँ से लंदन से फ्रांस होते हुए समुंदर के अंदर से केबल डाल डाल करके मुंबई तक केबल आई थी, ठीक है। तो केबल जब मुंबई में आई थी तो वहां से पहली बार इंटरनेट दुनिया भारत में स्टार्ट हुआ था। दुनिया में तो बहुत पहले आ गया था। तो भारत में 1995 में इंटरनेट आया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब पूरी दुनिया में जब केबल डाल डाल के लाए तो पैसे तो लगे होंगे। एक छोटी सी केबल लाख मत, छोटी सी केबल छोड़ो यार, ये बिजली का तार भी 5 रुपए फुट आता है। तो इंटरनेट का जो केबल है, जो सबमरीन केबल होती है, सबमरीन मतलब जो समुद्र के अंदर से चल के आती है, वो केबल तो कितनी महंगी होती होगी। तो उसके भी तो पैसे कौन लेगा। तो उसके अब ऐसा तो नहीं है कि लाख लाख रुपए का इंटरनेट का रिचार्ज कर दो फिर फ्री हो जाओ। तो हर महीने 700 लेते हैं। तो भी देख लो एक साल के कितने हो जाते हैं, 3 3 महीने का 7 चौक 2800 रुपये एक महीने, 3000 एक साल के हो जाते हैं। तो एक आदमी 50 साल जीता है तो भी कितने रुपए भरेगा इंटरनेट के। हाँ हाँ, गुणा करो भाई, गणित पढ़ते हो। एक आदमी एक साल में 3000 भरता है तो वो 50 नहीं 40 साल में कितने भरेगा। 4 3 12, 12 हो गया। 4 जीरो और 3 जीरो और लगाओ, 1.5 लाख हुए। 15 लाख होना चाहिए यार, 12 लाख होना चाहिए। 12 लाख हुआ। तो भाई या तो आपसे 12 लाख एक ही बार में ले ले भाई, केबल आई है 12 लाख रुपए दो। सोचो आप, मतलब 40 साल में 12 लाख रुपए का इंटरनेट उड़ाओगे आप लोग, बताओ। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अब रिचार्ज कितना भी कराओ, ये 719 का तो होगा ही होगा। अब इतना कभी कौन सोचता है 12 लाख रुपए का इंटरनेट उड़ाया। या तो इंटरनेट है खाली खाली, और भी सोचो हैं। उसके बाद में 15 रुपए का उस अरे उसके बाद में 15 रुपए का वाउचर भी तो लेते हो, 1 GB वाला, वो भी तो लेते ही हो। तो वही सोच लो, तो 3 मतलब एक महीने में एक बार तो ले ही लेते होंगे। तो 2 बार लेते हो, एक बार मानते हैं। तो 12 महीने में अगर एक महीने का 15 रुपए का रिचार्ज लेते हो एक्स्ट्रा में, तो कितने हो गए, 15 गुणा 12 कितने होते हैं, 180। गुणा करो 50 से, 180 एक साल का, 50 साल में कितने, 18 90 हजार रुपए का रिचार्ज। जयपुर में रहने का खर्चा ही 4000 है, 90 हजार रुपए का एक्स्ट्रा इंटरनेट। और 15 लाख का एक्स्ट्रा, 16 लाख रुपए का टोटल इंटरनेट जलाते हो पूरे जीवन भर में वो एक आदमी। अब मेरे घर में 5 लोग हैं और सबके फोन में 719 719 719 719। अब तो चलो एक 666 का भी प्लान आता है 1.5 GB वाला। 719 में तो 2 GB आता है ना, तो 1.5 GB 660, मतलब एक आदमी 15 लाख। तो घर में 5 लोग हैं तो 15 75 लाख। 6 लोग 1 करोड़ रुपए का इंटरनेट, 6 लोग हो गए। तो सोचो, गणित सोचो मतलब है। वाईफाई लगा लो तो वाईफाई भी महीने के 500 रुपए लेता है। हाँ माना चलो एक महीने के 500 लेता है, साल के कितने हो गए, 6 हजार रुपए, ठीक है। और 50 साल के हो गए कितने आपके, 30 लाख रुपए, ठीक है, छोड़ दिया। अब एक बात बताओ कि जैसे मैं घर से बाहर निकला तो मुझे रिचार्ज तो चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो रिचार्ज और कराओ। माना कि मैं 400 रुपए का रिचार्ज कराता हूँ जिसमें सिर्फ 6 GB इंटरनेट मिलता है। वो 6 GB जो है ना, वो अगर बाहर निकल गया तो वो 6 दिन ही नहीं चलता। फिर 15 15 15 रुपए के कितने रिचार्ज होते हैं। इसे घर में मैं मेरे घर की बताता हूँ ना यार। मेरे घर में एयरटेल का इंटरनेट है, ठीक है। महीने के 500 रुपये 1000 रुपए का रिचार्ज होता है, 1100 टोटल 1099 होता है। तो उसमें टीवी भी चलती है और इंटरनेट भी आता है। 1100 रुपये महीने महीने हो गए। सबके फोन में 666 का रिचार्ज, 5 लोग हो गए। सोचो, तो 3000 और 4000 रुपये महीने के, 50 साल से गुणा करो। अरे भाई रेंज रोवर आवे, रेंज रोवर इंटरनेट का रिचार्ज नहीं करो ना तो अपने नहीं, अपने टाबरों के तो आएगी आएगी। तो छोटी सी गणित है बस, आ जाओ अटा जाओ हाल फिलहाल। तो इसका मतलब है कि भाई हम रिचार्ज तो हमें कराना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए कराना ही पड़ेगा। तो 666 या 719 तो करवाना ही पड़ेगा, तो कुछ भी हो जाओ उसे हम बंद नहीं कर सकते। तो जनरल बात बता रहा हूँ कि एक छोटी सी गणित, कि अगर छोटी सी गणित को गुणा करो तो कहाँ तक पहुंच सकते हैं। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, इंटरनेट दुनिया में फ्री है। जो कॉस्ट आती है वो टावर की आती है, केबल की आती है, जो लोग लगाए जाते हैं उनकी कॉस्ट आती है। वास्तव में इंटरनेट दुनिया में फ्री है।
ठीक है, जो उपग्रह छोड़ा था उसके पैसे लगते हैं। तो कंपनी, जैसे माना कि मैंने अपना उपग्रह छोड़ दिया, ठीक है, तो उस उपग्रह के पैसे लगेंगे। जैसे माना कि मैंने एक घर बनाया, सिंपल भाषा में ये घर बनाया था, इसमें मैं ऊपर रह रहा हूँ, 3 मंजिल मैंने एक्स्ट्रा बना के किराए पर डाल दी, तो है तो मेरा किराया तो लूंगा मैं आपसे। तो जब माना कि भारत ने इंटरनेट का उपग्रह छोड़ा दुनिया में, तो उसका किराया तो लेगा भैया, तो आपसे किराया तो लूंगा, तो उसके पैसे लगते हैं। इंटरनेट फ्री है लेकिन पैसे लगते हैं चीजों के, ठीक है। आ जाओ, तो इंटरनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बनता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क जब आपस में जुड़ जाए तो वो इंटरनेट हो जाता है। इंटरनेशनल नेटवर्क यानी कि पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क, या इंटरनेशनल लेवल का नेटवर्क, या इंटरनेट एक्सचेंज गेटवे भी कहा जाता है। इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क या इंटरनेट एक्सचेंज गेटवे भी कहा जाता है, मतलब जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई। चलो आगे बात करते हैं। इंटरनेट की जो सेवाएं देती है, ये आपके एलपी में प्रश्न आया था। इंटरनेट की सेवाएं देने वाली कंपनी को क्या बोलते हैं? आईएसपी। पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जो भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी क्या है? आईएसपी, ठीक है। तो इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी को क्या बोलते हैं? आईएसपी। समझ में आ गई बात? क्लियर? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। क्लियर? चलो अगली बात। अब इंटरनेट का इतिहास आता है। इतिहास मतलब कब आया? तो दुनिया में इंटरनेट स्टार्ट कब हुआ? 1950 में। बनाने वाले दो लोग थे, विंडसर्फ और रॉबर्ट ई काहन या बॉब काहन, दोनों एक ही है। अब एक बात देखो, इंटरनेट को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं सर्फिंग करना। सुना कभी नाम सर्फिंग करना? मैं नेट सर्फिंग करता हूं, तो इंटरनेट पर इंटरनेट को यूज में लेना सर्फिंग कहलाता है। वो सर्फिंग नाम कहां से आया? यहां से, इसका वैज्ञानिक, तो इसे हम लोग इंटरनेट का फादर भी बोलते हैं। तो इंटरनेट के पिताजी कौन? विंडसर्फ और रॉबर्ट ई कान। इन्होंने क्या किया था? दुनिया में इंटरनेट बनाया था। कब? सन 1950 में, ठीक है। तो दुनिया में इंटरनेट कब शुरू हो गया था? 1950 में। बनाया किसने था? विंडसर्फ और रॉबर्ट कान ने। और इंटरनेट के पिताजी कौन है? तो इंटरनेट के पिताजी यही दोनों है। बात समझ में आ गई? दुनिया में 1950 में इंटरनेट आया था। और भारत में कब आया था? 1995, 45 साल बाद। तो 1995 तक तो पैदा हुए थे, उसके बाद वाले डाउनलोड तो नहीं हो रहे हैं। चलो 1969 में क्या हुआ था? दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क बना। तो प्रश्न ये भी बनता है, विश्व का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था? इसका एक प्रश्न ऐसे भी बना है एनटीपीसी में कि इंटरनेट का बीज बोने वाला नेटवर्क, इंटरनेट का बीज बोने वाला नेटवर्क कौन सा था? तो वो था आपका ARPANET। बीज बोने वाला, बीज मतलब जहां से इंटरनेट की वास्तविक शुरुआत हुई। हालांकि 1950 में बना था, लेकिन इंटरनेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क को जोड़ना। तो दुनिया का पहला नेटवर्क कब आया? 1969 में। तो वास्तव में इंटरनेट कब शुरू हुआ? 1969 में। लेकिन हमारा प्रश्न अगर पूछे इंटरनेट कब आया, तो इंटरनेट 1950 में आया। इंटरनेट 1950 में आया। और दुनिया का पहला नेटवर्क 1969 में बना, ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपको पता है ओसामा बिन लादेन को जानते हो? कौन है? हाँ, आतंकवादी था। तो देखो, ओसामा बिन लादेन ने 2001 में वो 3 हवाई जहाज हैक किए थे। एक हवाई जहाज तो 2 टावर में डाल दिया था अमेरिका में। एक हवाई जहाज 2 टावर में डाल दिया था। एक हवाई जहाज जो एक पेंटांगन जगह, अगर आपने सुनी, वहां पे गिराया था। पेंटांगन, ये पेंटांगन क्या है? जैसे भारत में नई दिल्ली है ना, जहां पर भारतीय रक्षा सेवा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है, एकीकृत मुख्यालय। अमेरिका की रक्षा सेवाओं का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर था?
पेंटागन में, और जो हेडक्वार्टर था उसके ऊपर ही हवाई जहाज गिरा दिया, पूरे के पूरे खत्म कर दिया, रक्षा मंत्रालय ही खत्म कर दिया उसका। चलो वापस बना लिया उन्होंने, और आज भी वो बहुत तेज, मतलब सीधी बात है कि इतना जब पूरा नुकसान हुआ था फिर भी पूरा का पूरा रक्षा सेवाओं का नेटवर्क ही पूरा बना लिया वापस का वापस। तो ये जो था, ये अर्पानेट जो था वो कहाँ पे लगा हुआ था? पेंटागन के अंदर। तो अमेरिका का रक्षा मंत्रालय जो है उसका नेटवर्क था, है अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है उसका नेटवर्क था अर्पानेट, और इसको बाद में डी अर्पा भी कहने लगे, डिफेंस, डी फॉर डिफेंस। अमेरिका के रक्षा विभाग का नेटवर्क था, 1969 में बनाया था और ये पेंटागन में था। तो हमें याद इतना ही रखना है, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा? अर्पानेट। कब बना? 1969। फुल फॉर्म बाई चांस पूछे तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। 1971 में हुआ था दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस, कौन सा था? क्रीपर। दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर जो था वो मार्केट में आया, ठीक है। किसे बनाया था? बॉब थॉमस, ठीक है। और आपको मैंने ईमेल लिखाया था, ईमेल आपके, हाँ ईमेल का आपका बेसिक है। 1971 में ईमेल का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा। तो ईमेल कब बनाया गया? 1971, 1971 में ईमेल बनाया गया, और किसने बनाया था? रे टॉमलिंसन ने। तो दुनिया का पहला वायरस कौन सा? क्रीपर। कब आया? 1971 में, ठीक है। लिखा किसने? जरूरी नहीं है, बट याद रख लेना, बॉब थॉमस ने इसे लिखा था। दुनिया का पहला वायरस क्रीपर 1971 में बना, और 1971 में ही ईमेल बनाया गया रे टॉमलिंसन के द्वारा। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। किसी भी मैसेज को इलेक्ट्रॉनिकली हम अगर किसी को सेंड करते हैं तो वो आपका ईमेल कहलाता है, ठीक है। ठीक है, अगली बात, 1972 में दुनिया का पहला एंटीवायरस द रीपर। 1972 में दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस द रीपर। तो 71 में दुनिया का पहला वायरस क्रीपर, और उस क्रीपर को तोड़ने के लिए द रीपर 1972 में। इसे भी किसने बनाया? रे टॉमलिंसन ने, ठीक है। किसके लिए? क्रीपर को हटाने के लिए। और क्रीपर वायरस आया किसमें था? अर्पानेट में। 1969 में अर्पानेट बनाया, 1971 में अर्पानेट में वायरस आ गया क्रीपर नाम का। उस वायरस को हटाने के लिए 1972 में एंटीवायरस बनाया गया, उसका नाम था द रीपर, ठीक है। तो दुनिया का सबसे पहला जो वायरस था वो क्या था? क्रीपर। उसे हटाने के लिए दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस द रीपर, ये 1971 में आया, ये 1972 में आया, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो दुनिया का पहला वायरस क्रीपर 1971, दुनिया का पहला एंटीवायरस द रीपर 1972। रे टॉमलिंसन ने बनाया था। रे टॉमलिंसन ने 1971 में ही ईमेल भी बनाया था, ठीक। यहां तक क्लियर? अगली बात, 1995 की बात आती है। 1995 में क्या हुआ? भारत में इंटरनेट शुरू हुआ। अब देखो, भारत में इंटरनेट शुरू किसने किया? तो कंपनी का नाम था VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और डेट थी 15 अगस्त 1995। अब देखो, आज हम लोग सरकारी कंपनी भारत में कौन सी है टेलीफोन की? BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो जो VSNL थी ये दुनिया में भारत की पहली कंपनी थी। इसके दो पार्ट हुए, एक तो बन गया BSNL, और अगर आपने एक सुना है MTNL, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। साउथ इंडिया में MTNL चलता है, नॉर्थ इंडिया में BSNL चलता है। अब फाइनली जाके इस MTNL को BSNL में मिला लिया गया, इसलिए पूरे भारत में केवल BSNL चलता है। लेकिन इंटरनेट की शुरुआत भारत में किसने करी थी? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये जो VSNL था इसने भारत में इंटरनेट कब चलाया? 15 अगस्त 1995, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई, और की किसने थी? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। बात समझ में आ गई यहां तक? 1995 में VSNL के जो चीफ थे वो थे ब्रजेंद्र कुमार सिंघल। इसलिए बोला जाता है कि भारत में देखो, इंटरनेट के जनक दुनिया में कौन थे? विंटन सर्फ और रॉबर्ट ई कान। भारत में इंटरनेट के जनक कौन थे? वो थे ब्रजेंद्र कुमार सिंघल। तो इन्हें भारत में इंटरनेट और डेटा सेवाओं के
जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीएसएनएल कंपनी के मुखिया थे। बीएसएनएल ने 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट शुरू किया और इस बीएसएनएल कंपनी के मुखिया 1995 में कौन थे? बृजेंद्र कुमार सिंघल। इसलिए बृजेंद्र कुमार सिंघल को इंटरनेट के या डेटा सेवाओं के जनक। तो भारत में इंटरनेट के जनक कौन? फादर ऑफ इंटरनेट बृजेंद्र कुमार सिंघल। ठीक है। दुनिया में कौन? विंडसर्फ और रॉबर्ट ईकान। क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो भारत में इंटरनेट आ गया था 15 अगस्त 1995 को। अब देख लो, दुनिया में आया था 50 में, 45 साल बाद भारत में स्टार्ट हुआ और जो इंटरनेट आया है उसका हम लोग अभी कौन सी जनरेशन चल रही है? 5G चल रहा है इंटरनेट भारत में। हाँ, 5G टेस्टिंग का चल रहा है ना, फोन में दौड़ रहा है, फाटे एकदम, वो भी फ्री और चल रहा है 5G, वो भी फ्री और 50 Mbps की स्पीड देता है। बहुत है। पहले जो 4G था वो तकरीबन 9 या 10 की स्पीड देता था। अब तो ये फिल्में में यूट्यूब पे 4K वीडियो एकदम टकाटक चले आ रहे, फ्री है। रिचार्ज भी 356 का ही कराया मैंने 3 महीने का सबके फ़ोन में। ये फ़ायदा और लिया, सबके फ़ोन में 300 और कुछ रुपए का रिचार्ज करवाया 3 महीने का, 84 दिनों का। उसमें 6 GB इंटरनेट मिलता है। ठीक है। सबके फ़ोन 5G थे, एक का फ़ोन 5G नहीं था। ठीक है। तो उसको क्या किया? उसको बोला एक काम कर, तेरे को नया फ़ोन दिला देते हैं। उसको 5G फ़ोन दिला दिया। तो वो फ़ोन जो था 8-10 हज़ार रुपये लगे उसके, खर्चा, दिमाग। ठीक है। माइनस किया, फ़ोन 5G लेकर के आए, सब में 5G सिम लगा दी। अब जो 4G इंटरनेट है वो बंद है, जो 6 GB है वो बचा हुआ है। उसके अलावा फ्री में चल रहा है 5G इंटरनेट। अब जब कहीं इधर उधर रास्ते में होते ना तो 5G बंद करके 4G पे आ जाता है, क्योंकि 5G रास्ते में होता नहीं। बस सही है ना यार। तो मेरे तो 1.5 GB रोज का मिलता है, वो खत्म ही नहीं होता, 5G पे चलता है पूरा फोन। तो 5G चल रहा है, दौड़ रहा है, सही चल रहा है एकदम। बस है क्या? नहीं नहीं, आदत नहीं होगी, रिचार्ज करवाना पड़ेगा ना, तब आदत मत ही बंद हो जाएगी। नहीं अभी ठीक है, वो आदत नहीं है भाई, फ्री में जब है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता जीवन में। आधे सब मनुष्यों का जीवन में खुद की आत्मा पे नियंत्रण होना चाहिए। भाई मुझे क्या करना है, अगर मैं कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं तो मनुष्य होने का मतलब ही क्या? फिर तो जानवर हो गए। नहीं ऐसा नहीं है, सब नियंत्रण होता है। भाई मुझे क्या खाना है ये तो कंट्रोल है ही है, मुझे क्या पहनना ये भी तो कंट्रोल है, मुझे क्या खरीदना ये भी तो कंट्रोल है। तो सब कंट्रोल में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो माना कि खाते में 15 लाख रुपए पड़े हैं रफली रफली, तो 15 लाख रुपए पड़े तो एक कार लेके आ जाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत होनी चाहिए, नहीं जरूरत होनी चाहिए भाई। 5G रिचार्ज की जरूरत क्यों है जब 4G फ्री में आ रहा है, और 4G के रिचार्ज की जरूरत क्यों जब 5G फ्री में आ रहा है? सही है ना। बाकी बस वो फ्री दे रहा है, अगर अंबानी फ्री दे रहा है तो लो मजे, और क्या है। हाँ तो दे रहे तो मजे लो, वही तो बता रहा हूँ, दे रहा है तो आनंद लो बस। तो बाद में बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, तब तक तो मजे लो। और 2 साल तक तो जब 4G सिम शुरू हुई थी जियो की, तो फोकट में चली थी। वो तो कॉल का भी रिचार्ज नहीं करवाया था मैंने तो। आप में भी किसी ने तो लिया ही होगा। मैं तो जो सिम चल रही थी उसको जियो में कन्वर्ट करा दिया। वो कन्वर्ट कराने के बाद वही चल रहा है। मेरा नंबर मेरे घर में सबसे पुराना 2008 का नंबर है। कितने हो गए देख लो, रफली रफली 15 साल हो गए इस सिम को लिए हुए। नंबर मतलब सिम तो चलो जियो में, रिलायंस में, एयरटेल में, एयरसेल में, BSNL में, वो सब घूम घाम के आई है। ठीक है, पर ना है। हाँ उन्हें घुमा सच्ची में, रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और ये आइडिया की तो सिम थी जब शुरू में लिया था। पहले जो नेटवर्क जोधपुर में आइडिया शुरू हुआ था शुरुआत में 2008 में, फिर आइडिया जोधपुर में चला नहीं, तो ये सिम आइडिया की थी ली थी मैंने। और ये भी यूं ही कि एक कैंप लगा हुआ था, फोकट में सिम बांट रहे थे तो मैं दे दो। तो आइडिया की सिम, ये सिम फोकट की आई हुई है बस, और अभी तक चल रहा है। नंबर अच्छा था तो मैं चलने दो अब। फिर उसके बाद कभी दूसरा नंबर लिया ही नहीं, सिंगल नंबर चल रहा। ठीक है, यहां तक हो गया। अगला, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ शब्दावलियां जो पूछी जाती है, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब सुनना। वर्ल्ड वाइड वेब जो है, WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस या अन्य रिसोर्सेज का एक
वैश्विक संग्रह। वैश्विक मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ जो है वो एक कलेक्शन है, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी कंटेंट फैले हुए हैं उनको एक साथ कनेक्ट करने के लिए www यूज होता है। और www में एक प्रोटोकॉल काम करता है HTTP, पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंगल प्रोटोकॉल है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो HTML बनती है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि www जो है उसमें प्रोटोकॉल HTTP काम करता है। कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो HTTP पहले लग जाता है, ठीक है, तो HTTP। और कभी कभी जैसे बैंक वगैरह की वेबसाइट खोलते हैं ना तो वो HTTPS हो जाता है, होता है। बैंक की वेबसाइट खोली, फेसबुक खोल लिया, जहां पर आप लोग अपना यूजर नेम पासवर्ड लगाओगे ना वहां पे HTTPS हो जाता है, और उस S का मतलब होता है सिक्योर। ये प्रश्न भी बनता है, HTTPS में S का पूरा नाम क्या है? सिक्योर। वो आपको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, तब हम लॉगिन आईडी पासवर्ड वो लगाते हैं ना तो वो कोई ट्रैक ना कर पाए, इसलिए वहां पे HTTP का HTTPS हो जाता है, ठीक है, HTTPS। तो S का मतलब हो जाता है सिक्योर। WW का आविष्कार हुआ था कब? 1989 में, और वैज्ञानिक था टिम बर्नर्स ली। अब देखो, इंटरनेट की दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं आज से आज तक, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई प्रश्न पूछे और समझ में नहीं आए ना तो 90% आंसर यही बनता है, क्योंकि सारे इंटरनेट के आविष्कार में इसका 100% हाथ है। तो 90% आपके आंसर वहां से सही हो जाते हैं। वैसे याद भी रखना, www किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने। कब? 1989 में। www है क्या? तो ये पूरी दुनिया के डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को एक साथ जोड़ने का क्या है? कलेक्शन है, जिसके द्वारा हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। आपका जो www है वहां पर प्रोटोकॉल है HTTP या HTTPS, और लैंग्वेज कौन सी काम आती है? HTML। बात समझ में आ गई? यहां तक आ गई? क्लियर? ठीक है, तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 1989, और टिम बर्नर्स ली। ये बातें याद रखने वाले। क्लियर? अगली बात, फिर आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन का मतलब होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट भी तो होती है ना इंटरनेट पे जिनमें आकर के हम डेटा सर्च करते हैं, जैसे गूगल पे लिख दिया NTPC वैकेंसी, ठीक है, गूगल क्रोम नहीं, केवल गूगल पे लिखते हो आप लोग, गूगल क्रोम तो खोलते हो, फिर गूगल आता है, उसमें लिखते हो NTPC वैकेंसी कब आएगी, तो फिर हमें अलग अलग वेबसाइट बताता है कि यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो। तो एक प्रकार का विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें इंटरनेट पर सूचना सर्च करने का काम करता है। केवल और केवल इंफॉर्मेशन सर्च करनी है इंटरनेट पे तो हम लोग जो है इसका सर्च इंजन का यूज करते हैं। आप लोग जो सॉफ्टवेयर बोल रहे हो वो ब्राउजर कहते हैं उसको। जैसे गूगल क्रोम में वो क्या है? वो वेब ब्राउजर है। इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो? वेब ब्राउजर का यूज करते हो। लेकिन इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए किसका यूज करते हो? तो आपका सर्च इंजन शुरू होता है। सर्च इंजन वास्तव में एक वेबसाइट ही है। आप लोग लिखते हो google.com, फिर गूगल बना हुआ फिर बीच में आता है जहां पर आप लोग सारी चीजें लिखते हो, तो वो जो है आपका क्या है? वो आपका है सर्च इंजन, और गूगल का क्रोम जो है वो आपका वेब ब्राउजर, ठीक है। तो जैसे उदाहरण, गूगल 1998 में बना, हॉटबॉट 96 में, बाइडू, ask.com, डक डक गो, बिंग, याहू, पीटल सर्च, गुरुजी, ये भी आपका सर्च इंजन है। गुरुजी 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 को गूगल पे लिखोगे तो एक सर्च इंजन आ जाएगा, वहां पर आप लोग डिटेल लिख करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसे पर्टिकुलर प्रोग्राम जिनमें आप लोग विभिन्न सूचनाओं को सर्च कर सकते हैं, वो आपके क्या है? सर्च इंजन, ठीक है। गूगल, हॉटबॉट, बाइडू, ask.com, डक डक गो, बिंग, याहू और पीटल सर्च, ये सारे के सारे क्या है? सर्च इंजन। क्लियर यहां तक? क्लियर? एक और होता है जिसे कहते हैं मामा। हाँ, ये मामा भी आपका मामा भी एक सर्च इंजन है जिसपे इंफॉर्मेशन हम लोग सर्च कर सकते हैं। क्या मिला गुरुजी इंटरनेट पे? नहीं मिला तो ऐसे ही ढूंढा होगा फिर। तो यहाँ पे जो लिख दी ना बातें हैं वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक है, तो उस पर किसी भी प्रकार का शक मत करना। खुद पे कर लेना, बट जो लिखा है ना कॉपी में उस पर कभी शक मत करना।
ठीक है, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं, जो लिखा दिया वो फुल एंड फाइनल है, उसमें कोई भी इतनी सी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो इतना छान बुन के 2013 में स्टार्ट किया था, 2023 चल रहा है, 1 अक्टूबर 2013 को पहली क्लास ली थी और ये अप्रैल 2023 आ रहा है, 10वां साल चल रहा है। ठीक है, तो नहीं आएगी, जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक आध साल में चलो ठीक है, जब नए नए चलते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है, अटकते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, अब भले मुझे 400 की क्लास में भेजो, चाहे मुझे 1000 की क्लास में भेजो, एक चूं तक नहीं होता। ये ऊपर वाली क्लास में आपको पता चला होगा, अगर किस खबरें आती है ना इधर से, ऊपर की क्लास में भी इतने सारे लोग बैठे हैं, मास्टर जाते हैं, हो हल्ला चलता रहता है, मेरे को सिर्फ 1 मिनट लगता है, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो बाहर, बस खत्म बात। तो ये लगातार पढ़ाते रहने से होता है कि हाँ भाई आप किसी भी क्लास में डाल दो, क्लास वाले सब चुप बैठेंगे, ये गारंटी है, कोई नहीं बोलेगा जब तक 2 घंटे पढ़ाऊँ, चाहे 3 घंटे पढ़ाऊँ, चाहे 4 घंटे पढ़ाऊँ। ये अलग बात है कि कोई समझना नहीं चाहता या कोई बोले सर मेरे को तो कंप्यूटर आता नहीं है, वो अलग बात है। भाई कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर बच्चों के बेच तकरीबन 300 साढ़े 300 के बच्चे थे और 6-6 घंटे की क्लास चलती थी। तो महेंद्र जी सर भी पढ़ाते हैं ना, इनको भी पढ़ाते हुए तकरीबन तकरीबन 10-12 साल, 12-13 साल हो गए सर को। तो वही है, कुछ नहीं। देखो ये सारी चीज़ें कब होती है कि जब आपको खुद पे विश्वास है, और खुद पे विश्वास होना मतलब अगर मैंने आपको 50 पन्ने भरवाए हैं तो उसमें से एक लाइन भी खोटी नहीं होगी, ये कॉन्फिडेंस होता है। यही होता है भाई, मास्टर तो वही हुआ। अब उसमें भी अगर मन लग रहा है कि मेरे को यूं कि भाई मैं जो लिखा रहा हूँ वो सही नहीं है, गलत है, तो फिर क्या है कि अपने आप थोड़ा वो टीचर को देख के पता चल जाता है, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता, फिर वो क्या है कि लगता है, इतना तो लगता ही होगा आपको कि किसको क्या आता है, किसको किसको पूरा आता है, किसको पूरा नहीं आता है, ये टीचर को देख के पता चलता है, चलता है। तो बस ठीक है, तो बस बायोलॉजी मेरे को आती नहीं, ऐसा नहीं तो मैं है। हाँ वो चार्जर अस्सी से ज्यादा समझे, मैं तो बायोलॉजी की किताब खोल के मैं भी खड़ा हो सकता हूँ ना, पर वो नहीं है। देखो सारा कंटेंट यहाँ होना चाहिए। अब मैं अगर मैं ये लगा के भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता नहीं है, सब आता है, बट ये केवल टाइम बचाने वाली मेथड है, बस और कुछ नहीं है। MS वर्ड पूरा मैंने ऊपर पढ़ा है, वही PDF थी सेम टू सेम, चाहो तो लिखा दो, टाइम एक्स्ट्रा चला जाता है, इससे साथ कम समय में भी हम लोग पढ़ सकते हैं इसमें से, और ये इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये भी बोल बोल के लिख लिख के लिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यूँ मत सोचना कि एक जैसे कल परसों एक बोल रहे थे कि सर जो मास्टर PDF से पढ़ाते हैं ना उनको आता नहीं है सर। मैं कहना महेंद्र जी सर भी PDF लगाते हैं, इसका मतलब आता नहीं है उनको, चलो मेरे को नहीं आता, महेंद्र जी सबको सर को भी नहीं आता क्या, कि सर मुझे पता नहीं है, मेरे को तेरे को पता कभी जीवन में भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो चलें आगे। सर्च इंजन के बाद में आ जाता है वेब ब्राउजर। देखो वेब ब्राउजर का मतलब क्या हो गया, ये सन है वो किस वर्ष लॉन्च हुआ था विष्णु चौधरी, है ना। वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट से जोड़ता है। मतलब आपको अगर लिखना है भाई NTPC वैकेंसी, तो कहाँ लिखोगे, गूगल क्रोम में लिखोगे। ये थोड़ी है कि किसी के व्हाट्सएप में जाके लिख रहे हो NTPC वैकेंसी कब आएगी और वहां से रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा ना। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम लोग इंटरनेट पर उपस्थित वेब पृष्ठ को कंप्यूटर पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर कोई भी पेज उपस्थित है, उसे अगर यूजर के कंप्यूटर पर रिप्रेजेंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, ब्राउजर का। ठीक है, तो ब्राउजर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, जैसे लाइनक्स, मोजेक, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, एप्पल कंपनी का फिर फायरफॉक्स, फिर गूगल का क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फिर है एपिक। एपिक के बारे में प्रश्न रेलवे NTPC में आ चुका है 2 बार, 2 अलग अलग शिफ्ट में, क्योंकि ये भारत का पहला वेब ब्राउजर है। एपिक भारत का पहला वेब ब्राउजर कौन सा, एपिक। ठीक है, तो लाइनक्स हो गया, मोजेक हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा, सफारी, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और एपिक। हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा यूज में लेते हैं, गूगल का क्रोम। क्यों यूज में लेते हैं, उसका भी कारण है कि इसमें जो फीचर्स हैं वो बाकी सारे ब्राउजर से बहुत ज़्यादा है, बाकी सारे ब्राउजर से बहुत ज़्यादा है, और ये हर वेबसाइट को कंप्रेस करके डिस्प्ले करता है। मतलब आप गौर करना ध्यान से, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, उसमें कोई वेबसाइट खोलना,
और गूगल क्रोम में वेबसाइट खोलना, गूगल क्रोम में जल्दी खुलती है, एक्सप्लोरर टाइम लेता है। दूसरा ब्राउजर ले लो, डक डक गो ले लो, मोजेक ले लो, ओपेरा ले लो, टाइम लेता है। गूगल क्रोम टाइम नहीं लेता है। रीजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर पूरी वेबसाइट को डाउनलोड करके दिखाएंगे, गूगल क्रोम उसे कंप्रेस कर देता है, इसलिए कम टाइम में पूरी वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है। सारी इमेजेस जो है उतनी बड़ी मात्रा में डाउनलोड नहीं होती, कंप्रेस करके कम साइज की फोटोज आपको डिस्प्ले कर देता है। तो इसलिए गूगल क्रोम सबसे तेज वेब ब्राउजर और सबसे एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है तेज गति से काम करने वाला, सबसे फास्ट ब्राउजर कौन सा है? गूगल का क्रोम। आगे बात समझ में? यहां तक ये आपका इंटरनेट का कंसेप्ट जो है वो पूरा होता है, इतना ही है। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल सर्च इंजन, वेब ब्राउजर और ये बातें लिखी है, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर और लेन मेन वेन टॉप में लिखा हुआ, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंटरनेट आपका खत्म होता है। क्लियर? हाँ है, हाल 1 घंटा है। पानी पी लूँ थोड़ा? क्या हो गया है? वो मैंने लिखाया जरूर है, आपको सिलेबस में है नहीं? नहीं है ना? लिखा दिया था आपको, वो नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें जो ऑफिशियल सिलेबस है ना, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है नहीं, और इसका प्लस प्रश्न भी नहीं है। ठीक है, उसको लाइन फेर देना। बट फिर भी मैं उसको एक आध लाइन आपको बता दूंगा, मस्त रहो। होता क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बता दूंगा। ठीक है, हाँ भाई, क्या सर्च कर रहे हो फोन में? कुछ नहीं, तो इसको जेब में डाल लो ना। कोई मैसेज आने वाला किसी का 11 बजे? है? मामा सर्च कर रहा है? तो मम्मी को ही पूछ ले, मामा कहाँ है। गुरुजी तो यही है, गुरुजी कहीं नहीं। ये लो। हाँ भाई, देखो, सुनना। हाँ, क्या हुआ? बोल बोल। वो तो सेलेक्ट कर रहा था कौन कौन सी स्लाइड पढ़ानी है। हाँ, स्टार्ट डिस्प्ले तो एक से होगा, बट मुझे जो जो स्लाइडर लेनी है ना, वो सीधी ले लेता हूँ, क्योंकि सारी है नहीं ना, इसलिए। तो चलो, कंप्यूटर सुरक्षा। सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी मतलब ये हो गया भाई कि कंप्यूटर में स्टोर किए गए तथा नेटवर्क द्वारा स्थानांतरित जो डेटा है कंप्यूटर में, उसकी सुरक्षा। ठीक है, कंप्यूटर में जो डेटा अवेलेबल है या इंटरनेट से जो भी कंटेंट आपने डाउनलोड किया है, उसकी जो सुरक्षा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर की सिक्योरिटी। कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाकर, यानी कि तोड़ करके, ठीक है, डेटा का अनअधिकृत यानी अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है वो किया जा सकता है। अब अनऑथोराइज एक्सेस मतलब, माना कि आपने दीवार लगाई, घर के बाहर दीवार है लंबी लंबी 6-6 फुट की, लेकिन उसको दीवार के ऊपर चढ़ के कोई आपके घर में घुस करके पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ गया और अलमारी तोड़ करके 2 किलो सोना ले गया, तो ज्यादा हो गया क्या? 2 ग्राम हो गया यार, बस 2 ग्राम सोना ले गया। तो वो 2 ग्राम सोना ले गया, तो भी 2 ग्राम सोना 12,000 रुपए का आता है। ठीक है, पूरा एलपी की कोचिंग होती है 6 महीने तक। तो अब यूं मत बोलना कि सर आइडिया तो ठीक बताया, अब किसके घर में खुद है। तो भाई, अनाधिकृत यही होता है, मतलब जैसे इस क्लास की बात करें, आप सभी लोग ऑथोराइज्ड हो, क्यों? आपके पास में कार्ड है, मैं ऑथोराइज्ड हूँ, मास्टर हूँ। अब कोई तीसरा बंदा घुस सकता है क्लास में? मैं ही पढ़ूंगा, मैं उधर बैठ जाऊंगा, किसी को बताना मत, ये मेरा भाई है जिसने एडमिशन ले रखा है। ऐसा होता है ना, कभी 2 लोग होते थे। पहले एक ऐसा सिस्टम था, मतलब पकड़े गए थे, 2 लोग थे, भाई भाई। तो क्या करते थे, फोटो इसकी हटा के इसकी चिपकाई, वो क्लास में, वो घर जाता था, उसकी फोटो हटा के इसकी चिपकाई, उसके बाद में फोटो पर सील आने लगी है आजकल। पहले फोटो पे सील नहीं लगती थी। उसका रीजन क्या? किसी भी कहीं पर भी सर्टिफिकेट बनाओ ना, आजकल होता है ना कि फोटो पे तिरछा साइन करो,
और तिरछा साइन का मतलब क्या है? वो साइन ये है कि ऐसा नहीं कि आप घर जाओ और फोटो हटा के भाई की लगा दी वो आ गया, फिर करके वो हटा कर बहन की लगाई वो आ गया, तो ऐसे तो फिर मामला लफड़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए फोटो के ऊपर सील साइन होना जरूरी है। इसलिए बोलते हैं ना, अगर आप कहीं पर जाकर के अपना कोई सर्टिफिकेट बनवाओ तो फोटो के ऊपर सील साइन करवाओ, कि मतलब यही आदमी वो है, और आप वो फोटो हटा के दूसरी लगा रहे हो तो फोटो पे सील साइन नहीं है, इसका मतलब वो सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए फोटो पर सील साइन होना जरूरी है। अब चेक करें है क्या फोटो पे, और इसीलिए तो है। अब और ये लेमिनेशन करके दिए, लेमिनेशन थोड़ी है तो वो उसमें डाला हुआ पैकेट में, तो ये निकाल करके फोटो काट के भाई की चिपका के आ जाओ। सील साइन कहाँ है? तो सील साइन तो फोटो के ऊपर आ गया ना, कि नहीं है? हाँ तो है ना फोटो के ऊपर, यही तो रीजन हुआ। मार्कर से किया जाता है कि भाई, इसलिए बाकी कुछ चेक होगा नहीं हो, फोटो और मार्कर का निशान चेक करना है बस। और वो यूं मिला लो, कितना ही मिला लो, भले आदमी दूसरा है फोटो भी दूसरी है, तो आदमी और फोटो तो मैच हो गया, साइन का मैच हुआ, ये है। ठीक है, नहीं तो इस हिसाब से ढाणियां उठा दोगे कौटिल्य क्लासेस की आप, है। चलो, कोई भी यूजर की पहचान और निजी जानकारी जैसे पासवर्ड आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। वही कि भाई आप मेरे कंप्यूटर में बैठे हो, साइड में बैठे हो, मैं यूजर नेम पासवर्ड लगा रहा हूँ, इमीडिएट फोटो से वीडियो बना लिया फोन से, और वो क्या कैप्चर कर लिया, घर पे जाके लॉगिन कर रहे हो आप लोग, तो ये भी तो किया जा सकता है। ये भी तो सिक्योरिटी में ठेस ना। डेटा में अनावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है या डेटा को डिलीट किया जा सकता है। तो बात इतनी सी है कि अगर आप किसी कंप्यूटर में बिना परमिशन के एंट्री करते हो और डेटा को नुकसान पहुंचाते हो, इसका मतलब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की सिक्योरिटी में भेदता बोला जाता है, जिसे बोला जाता है कि कोई सिक्योरिटी है नहीं और आप डेटा को नुकसान पहुंचा रहे हो। सकता है किसी फाइल को आप लोग डिलीट भी कर दो, हो सकता है किसी भी फाइल में से कुछ कंटेंट भी डिलीट कर दो, हो सकता है मेरे यूजर नेम पासवर्ड जो है वो ले लो, हो सकता है मेरे कंप्यूटर में कोई एक फाइल बना रही है जिसमें मेरा सारा बैंक का डिटेल्स है वो आप कॉपी करके ले जाओ। तो ये क्या है, ये सुरक्षा में सेंधी तो है भाई, सुरक्षा को जो है नुकसान, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, डेटा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो टर्म आता है वो आता है वायरस का। वायरस क्या होता है? वायरस एक छोटा सा प्रोग्राम है जो दुर्भावना पूर्वक दिया जाता है, मतलब जलन है भाई, इतना अमीर कैसे हो रहा है, इसके कंप्यूटर में वायरस टेक दो, सारा डेटा नुकसान हो जाएगा। तो एक दुर्भावना पूर्वक सॉफ्टवेयर है जो किसी वैलिड प्रोग्राम से जुड़कर या इंटरनेट से कंप्यूटर में प्रवेश करता है, या आप कहीं से पेन ड्राइव ला रहे हो उससे भी कंप्यूटर में आ सकता है, सीडी ला रहे हो तो भी हो सकता है। माना कि किसी ने आपको एक फाइल भेजी है कि इस फाइल को इंस्टॉल कर लो, आपका कंप्यूटर तेज चलेगा, आपने इंस्टॉल की, कंप्यूटर की पूरी बर्बादी हो गई, ऐसा भी तो होता है। ठीक है, तो अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर लेते। सारे के सारे कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं, जितने भी वायरस हैं वो सारे अपनी कॉपी बनाते हैं, केवल एक नहीं बनाता। और ये आपके रेलवे में प्रश्न आया था कि कौन सा वायरस अपनी कॉपी नहीं बनाता है, वो अभी थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। ठीक है, सारे के सारे अपनी कॉपी बना देते हैं। जैसे क्या होता है, माना कि आपका कंप्यूटर 1 GB की मेमोरी है, ठीक है, आपको ये लगता है कि उसमें केवल 100-200 MB डेटा है, 800 MB खाली है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई डेटा नया स्टोर हो नहीं रहा है और डेटा उसमें है नहीं, तो जगह गई कहाँ पे? तो वो जगह जो है वायरस खा जाता है अपनी कॉपियां बना बना करके। ठीक है, बात समझता हो ना? जैसे ट्रेन बस में आप कहीं सफर करते हो तो बस जब स्टार्ट होती है तो वहां पर सीटों पे बैग रखे होते हैं, ठीक है, जबकि वास्तव में कोई आदमी आता ही नहीं है, वो तो यूं ही पड़े हैं। तो इसको वायरस बोलते हैं, मतलब कोई है भी नहीं डेटा, लेकिन फिर भी मेमोरी जो है भरी भरी है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? वायरस बोलते हैं। ठीक है, ये डेटा को डिलीट करने, उसे खराब करने या उसमें चेंजेस करने का काम करता है। कि किसी भी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक उस प्रोग्राम को खोला ना जाए। तो इससे क्या होता है कि जब आपके ईमेल आता है और ईमेल में किसी फाइल को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, तो सीधा डाउनलोड नहीं करना चाहिए, पहले चेक करो। या पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हो तो उससे पहले स्कैन करो। ठीक है, और क्योंकि अगर किसी भी फाइल को खोला और उसमें वायरस है तो कंप्यूटर में आ जाएगा, जब तक फाइल ओपन नहीं होगी तब तक वायरस कंप्यूटर में नहीं आएगा, जब तक पेन ड्राइव लगाओगे नहीं तब तक वायरस आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा। ठीक है, तो बात इतना सा है कि कोई भी कंप्यूटर में जो वायरस है वो कब एक्टिव होगा? जब उससे संबंधित प्रोग्राम को ओपन करोगे। भाई सीधी सीधी बात है, जब छेड़ोगे तभी तो आपको मारा जाएगा, नहीं छोड़ेगा तो चुपचाप चले जाओ। ठीक है, वो वाली बात है। अगली बात, वायरस जो है ईमेल के अटैचमेंट में भी आ सकता है।
है ना, ईमेल के अटैचमेंट में आता है। तो कोई भी फाइल आपने डाउनलोड करी तो आपके कंप्यूटर में वायरस एक्टिव हो जाता है और खुद को मेमोरी में स्थापित कर लेता है और खाली स्थान फैलने लगता है। मतलब जितना मेमोरी में स्पेस पड़ा है वहां पर धीरे धीरे वायरस की कॉपी बनती जाती है और वो मेमोरी जो है धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो वायरस क्या है? वायरस ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर किसी सोर्स के द्वारा, अपने आप कंप्यूटर में वायरस नहीं बनता है, किसी सोर्स से ही आएगा। तो किसी सोर्स से या इंटरनेट से कंप्यूटर में आ जाता है और खुद की कॉपियां बनाता रहता है। जितनी ज़्यादा देर तक कंप्यूटर में वायरस रहेगा उतनी ज़्यादा कॉपियां बनेगी, और जितनी ज़्यादा कॉपियां बनेगी उतनी ज़्यादा आपके कंप्यूटर की मेमोरी खाई जाएगी, है ना। तो ये कहाँ से आता है? ईमेल में आ सकता है, गेम में, फाइल में, या मेमोरी उपकरण जैसे फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि के सहारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकता है। तो ठीक है, तो इसलिए कभी भी पेन ड्राइव या सीडी, डीवीडी लाओ तो उसे एक बार स्कैन कर लो। ऐसा नहीं कि सीधा डाला, डेटा कॉपी कर लिया। तो डेटा कॉपी कर लिया तो डेटा के साथ साथ आपके वायरस भी आ गए। तो एक नॉर्मल चलने वाला कंप्यूटर में जब कोई भी, देखो सामान्य कंप्यूटर है और उसमें अगर एक पेन ड्राइव डालते हैं तो कुछ समय के लिए 100% अटक जाता है, क्योंकि या तो वो स्कैन होगा और नहीं होगा तो वायरस आपके कंप्यूटर में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वायरस क्या है? वायरस एक ऐसे प्रोग्राम है जो किसी भी सोर्स यानी कि इंटरनेट या मेमोरी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, इन सब के सहारे जो है मेमोरी कार्ड के सहारे आपके कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी पेन ड्राइव को हर किसी के कंप्यूटर में या लैपटॉप में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्या पता उसके पास एंटीवायरस नहीं हो तो इसका मतलब उसके कंप्यूटर में वायरस है। ठीक है, जैसा कभी कभी आप देखते हो कि आपने कोई फाइल खोली तो उस फाइल के अंदर उसी नाम की एक फाइल और पड़ी है, एक जैसे राम नाम का फोल्डर है, उसको ओपन किया, उसके अंदर राम नाम का एक और फोल्डर पड़ा है। तो सेम नाम के फोल्डर में सेम नाम का फोल्डर नहीं होता, वो वायरस है। उसको खोलोगे, अंदर एक राम और पड़ा हुआ है, इसका मतलब राम ने राम की कितनी सारी कॉपियां बना दी है और मेमोरी आपकी जो है वो खत्म कर दी है। ठीक है, अगली बात, वायरस से होता क्या है? वायरस से कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट होता रहता है, बंद हो गया चलता रहता है। वेब ब्राउज़र पर गलत पेजेस खुलता रहता है, हमने खोला है वहाँ पर google.com और वहाँ पर कुछ और ही खुल रहा है। ठीक है, वह काम करने की गति को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। कंप्यूटर बार बार हैंग होता रहता है। कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति और सही साइज पता नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि वायरस मेमोरी खा जाता है। जब बताया ना, जैसे माना कि मेरी मेमोरी में केवल एक 100 GB की फाइल है, लेकिन अवेलेबल स्पेस तो 400 GB बता रहा, तो ये 500 GB गया कहाँ? वो वायरस खा चुका है। ठीक है, तो बराबर स्थिति नहीं आती है। कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल नहीं पाते हैं और इसका रीज़न ही यह है कि कंप्यूटर में वायरस है और वो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर फाइल को या उस प्रोग्राम की फाइलों को क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो असर हो जाते हैं वायरस के ये। फिर आता है एक छोटा सा डेफिनेशन, वर्म क्या होता है? तो वर्म जो है, वर्म WORM, इसका मतलब ये वायरस की कैटेगरी में ही माना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस है जो अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है। हर वायरस खुद की कॉपी बनाता है। हाँ, इसमें पानी है बोतल में और आधी बोतल पानी है, क्योंकि बात ये थी ही नहीं पानी की, तो नहीं थी। बैग पे हाथ रख के कसम खा, यही थी। और फिर जल पिला उसको फिर। ओहो, मुन्ना लाल क्या? मुन्ना लाल नहीं, हाँ मुन्ना भाई, MBBS क्या? किसका फोन था? घर से फोन का तो ठीक उठा ले वो आपा। वाह, तो काट के ही प्रोसेस कर सकता था ना। हाँ, इसके मोबाइल के पीछे कितने रुपए निकाल दो एक बार, फोन दे तो। अरे राम रे, रिचार्ज नहीं है ना, फिर देखो पैसे कितने हैं, मैं उसका रिचार्ज अभी पेटीएम से कर दूंगा। सही है ना? 100 रुपए। वैलिडिटी है कि नहीं है? वैलिडिटी भी खत्म होगी क्या? सब खत्म है। तो एक महीने का रिचार्ज 149 का होता है, 50 रुपए उधार रख लेंगे। ठीक है, ले 50 रुपए उधार रख लेना, 150 रुपये एक महीने का आता ना। भाई बाहर जाके कहीं कराएगा। वो एक काम करो, 15 दिन का कर देता हूँ, 80 रुपए वाला। 50 रुपए देवे नहीं देवे? ये कौन है भाई? प्रजाति?
कौन सी प्रजाति है ये? क्या हुआ, गलत जगह तो नहीं आ गए हो भाई? हैं? या 20 रुपए के नाम से? है? अभी टाइम है, रिचार्ज कर दूं पहले? है? हैं, मैं 6 महीने चक्कर काटना पड़ेगा नहीं? 80 रुपए का करूंगा, 20 रुपए खुले दूंगा वापस। 15 दिन का रिचार्ज है। फिर ये मैसेज तो करेगा? तो छोड़ यार, और फिर बोलेगी सर मुझे तो 456 का करवाना था, आपने तो पैसे मेरे खराब कर दिए। क्या? फिर फोन में वो मैसेज लगा था *121 करके, वो वैलिडिटी कब तक है बता दो एक बार। ऑफर आता ना, *121 पे ऑफर आते ना, तो भाई इसके स्पेशल ऑफर कौन सा है? लगातार रिचार्ज नहीं करवाते ना, तो कभी कभी रिचार्ज सस्ते हो जाते हैं। हाँ। हाँ, मूछो वाले भैया देखना भाई कब तक है। फोन ही इनवैलिड है? कौन सी सिम है? जियो की सिम है? जियो की तो माई जियो एप्लीकेशन होगी ना, उसमें जाके चेक करो। हैं? क्या? इंटरनेट भी नहीं है? वाईफाई दो रुक, वाईफाई ऑन करूँ ना? मैं काम करूँ, माई जियो एप्लीकेशन में इसका नंबर लिखूँ, ओटीपी से ऐड हो जाएगा, फिर मैं देख लूंगा कितना मामला है। नहीं छोड़ो, अब तेरे ऊपर विश्वास हो गया मेरे को। ले तो है ना, तेरे हिसाब से रिचार्ज करवा लेना भाई रे। 100 रुपए की क्या? नहीं छोड़, कोई कोई बात नहीं। ठीक है, तो वर्म किसी प्रोग्राम से जुड़े बिना नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का उपयोग कर फैल जाता है। मतलब वही हुआ कि आपने कोई बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं भी हो, तो भी अगर फ्री का वाईफाई या रेलवे स्टेशन पे या कहीं बाहर, तो उससे अपने मोबाइल को मत जोड़ो। ठीक है, आपके मोबाइल का पूरा डिटेल चला जाता है वहाँ पे, आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाता है, फिर आपके मोबाइल में कुछ भी किया जा सकता है। पता है, बहुत पुराने ज़माने में, बहुत पुराना नहीं, ये सिर्फ 2012-13 की बात बता रहा हूँ, कि उस समय लोग इतना हॉटस्पॉट को नहीं जानते थे, है ना। उससे ब्लूटूथ से फ़ोन जुड़ते थे, तो अगर मैं मेरा फ़ोन इसके फ़ोन के ब्लूटूथ से जोड़ दूँ, तो मैं इसका पूरा फ़ोन एक्सेस कर सकता हूँ, कंप्लीट फ़ोन, पूरा का पूरा, कहाँ पर कौन सी फाइल है, क्या डेटा, पूरा एक्सेस कर सकता हूँ, और मेरे फ़ोन में कॉपी भी कर सकता हूँ। ये बहुत सारा चला था मामला उस टाइम, तब जाकर के ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी को बंद किया गया। अब केवल डेटा सेंड कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं कर सकता। ब्लूटूथ टेदरिंग आता आपके फ़ोन में, देखना जहाँ पर आप लोग हॉटस्पॉट में जाते हो ना, वहाँ पे चेक करो फ़ोन में है आपके, मोबाइल डेटा में जाकर के जहाँ पे आप लोग वायरलेस जो आपका हॉटस्पॉट ऑन करते हो ना, वहीं पर ब्लूटूथ हॉटस्पॉट या ब्लूटूथ टेदरिंग नाम आता है। जब वो ऑन हो जाएगा और आपका फ़ोन ब्लूटूथ से जुड़ जाएगा, तो आप दोनों एक दूसरे के फ़ोन को एक्सेस कर सकते हो पूरा कंप्लीट। तो अगर किसी का एक्सेस करना हो तो चुपके उसका वो ऑन कर देना, जोड़ लेना, फिर अपने फ़ोन पे पूरा चेक कर लेना उसके फ़ोन में है क्या क्या, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो चलिए, ये डेटा और फाइल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, वर्म जो है चेंजेस नहीं करता है, ये अपनी प्रतिलिपि खुद बनाकर तेजी से फैलता है और मेमोरी में स्थान खेलता है। वर्म से प्रभावित कंप्यूटर की गति धीमे हो जाती है और मेमोरी कभी कभी क्रैश भी हो जाती है। क्रैश का मतलब होता है कि मेमोरी खत्म हो जाती है, फिर कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट जो है वो आपका होता रहता है, ये होता है वर्म। आगे बात करें तो मालवेयर, मालवेयर, और मालवेयर का फुल फॉर्म बनता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर।
और मेलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब मेले सॉफ्टवेयर, मेले मतलब गंदे सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम लोग जो है वो मालवेयर या गंदे सॉफ्टवेयर या मेलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसमें हमारे वायरस, वर्म, ट्रोजन और सारे के सारे जो है वो किसके उदाहरण है? मालवेयर। तो ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं उन सब को हम लोग मेलिशियस या मालवेयर कहते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले प्रोग्राम। ठीक है, ये यूजर की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है, प्रोग्राम को छेड़ता है, डिस्टर्ब करता है और प्रोग्राम को डिलीट कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। तो सिंपल भाषा में ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे आपके कंप्यूटर में मालवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलिशियस प्रोग्राम। अगला फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के बारे में ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये खुद की कॉपी नहीं बनाता है। और यही प्रश्न पूछा गया था, सारे वायरस खुद की कॉपी बनाते हैं, ट्रोजन हॉर्स कॉपी नहीं बनाता है। ठीक है, ये केवल और केवल खुद को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर बताता है और आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर देगा। खतरनाक सॉफ्टवेयर है। जैसे आपने वो मोबाइल में कोई वेबसाइट खोल रहे हो और साइड में ऐड आता है क्लिक मी फॉर चैटिंग। ठीक है, वेबसाइट खोल रहे हो, साइड में एक छोरी आ रही है, वो हो रही है क्लिक मी फॉर चैटिंग, और आप चलो कर लेते हैं। क्लिक किया और आपके मोबाइल में आ गया है वायरस, वो भी ट्रोजन हॉर्स, और आपके मोबाइल की उस प्रकार की वो करेगा कि आपका मोबाइल सुधरने में भी टाइम लेगा। तो ये कभी भी अनशंट जो साइड में ऐड आते हैं उन पे क्लिक ना करें तो अच्छा है, भाई करो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो एक उपयोगी सॉफ्टवेयर गेम या यूटिलिटी प्रोग्राम की तरह प्रस्तुत करता है, और अगर आप लोग क्लिक कर दोगे तो आपके कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा खटिया खड़ी यही करता है। ठीक है, तो एक सवाल यहाँ से आ चुका है आपके कि ऐसा वायरस जो खुद की कॉपी नहीं करता है वो ट्रोजन हॉर्स है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स खुद की कॉपी नहीं करता है, और लेकिन सबसे खतरनाक लेवल का, सबसे बड़े लेवल का जो वायरस है वो भी आपका कौन सा है? वो भी आपका यही है, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे की बात, की लॉगर। की मतलब कीबोर्ड जो होता है उसके द्वारा आप लोग जो भी टाइप करते हो, इसका मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर पे जो भी टाइप करता है वो सारा दूसरी साइड में जाता रहता है। जैसे आप लोग पासवर्ड टाइप करते हो ना, तो पासवर्ड में तो स्टार दिखता है मेरे कंप्यूटर पे, लेकिन वही दूसरी साइड में अक्षर दिख रहा है। जैसे आपने आर लगाया तो आपके कंप्यूटर पे स्टार है, लेकिन जहां पर आपका कंप्यूटर हैक किया हुआ वहां पे आर ही दिख रहा है। तो ये जब इंटरनेट बैंकिंग में आप लोग लॉगिन करते हो, आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं ना फिल्मों में, सीधा इंटरनेट से पैसे ट्रांसफर बैंकिंग में लॉगिन करते ही, तो वो इसी वजह से होता है की लॉगर। ये कंप्यूटर में जो बटन दबाए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है की लॉगर। आज की तारीख में एक रिसेंट में सर्च था, हर कंप्यूटर में एक की लॉगर उपस्थित है। तो इसलिए आपके कंप्यूटर में जो है एक वायरस 100% है की लॉगर। आप अपना पासवर्ड भी लगाते हो ना, वो भी ट्रेस है। इसलिए ये आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके ऐड आते हैं अखबार में बहुत बार, और वो क्या बोलती है कि अपने इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड आपको हर महीने चेंज करने चाहिए। हर महीने चेंज करो। वैसे तो 6 महीने में होता है, बट हर महीने चेंज करो। लेकिन मैं तो कहता हूँ हर 15 दिन में चेंज करो, क्योंकि अगर अपना अकाउंट में बैलेंस ही -44 रुपया है तो क्यों चेंज करो? ठीक है, अकाउंट में पैसे ही -44 है, उसको चेंज मत करो, वो पड़ा रहने दो, वो बिना पासवर्ड के ही पड़ा रहने दो भले। ठीक है, लेकिन है ना, लेकिन वो क्या है कि उसमें भी पासवर्ड लगाना जरूरी है। देखो क्यों, माना -44 पैसे हैं, रुपए पड़े हैं, लेकिन माना कि किसी ने आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए और वो 2 नंबर के हैं, तो आपका अकाउंट आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है, और उससे आपको पकड़ेगी सरकार और किसी को नहीं पकड़ेगी। ठीक है, इसलिए भले ही आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है, भले ही माइनस में बैलेंस है, फिर भी आपके इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड और यूजर नेम समय समय पर चेंज करो। आप लोग यूपीआई यूज करते हो फोन पे, गूगल पे, तो आरबीआई कहता है कि आपका यूपीआई का जो पासवर्ड है, पिन नंबर 1 2 3 4 अंकों वाला, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 अंकों का होता है, तो उसे भी समय रहते चेंज करो। हर महीने अपने यूपीआई के पासवर्ड भी चेंज करो, क्योंकि एक की लॉगर दुनिया की हर डिवाइस में है।
ये आरबीआई कहता है और ये सरकार कहती है। हर कंप्यूटर में एक कीलॉगर उपस्थित है जो आपके कंप्यूटर में दबाए गए खटकों को कहीं ना कहीं भेज रहा है। तो अपने पासवर्ड्स वगैरह हमेशा चेंज करो, कंप्यूटर को लगातार स्कैन भी करते रहना चाहिए। क्लियर? इस रिकॉर्ड के बाद किसी गुप्त सूचना, कोड या पासवर्ड की जानकारी प्राप्त करने या उसका गलत प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पाईवेयर बोलते हैं यानी जासूस बोलते हैं। ठीक है, जासूस बोलते हैं जो यूजर की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता। हमें पता ही नहीं है इस कंप्यूटर के अंदर, लेकिन इस कंप्यूटर में एक कीलॉगर है जो कहीं ना कहीं किसी को अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है। कुछ कीलॉगर बहुत यूँ समझ सकते हैं बहुत नुकसानदायक होते हैं, कोई कोई नॉर्मल कीलॉगर होते हैं। ठीक है, अब आपके कंप्यूटर में कैसा कीलॉगर है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसी का एक प्रकार आता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर पहले बता देता हूँ। ये क्या होता है कि ये जो कंपनियां होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे महेंद्र जी सर को मैंने बोला था कौटिल्य क्लासेस के कंप्यूटर में भी की लॉगर डालो। उससे क्या होगा? उससे ये होता है कि जैसे माना कि मैं बैठा हूँ मेरे कंप्यूटर पर, तो मैं मेरे कंप्यूटर पर क्या क्या सर्च कर रहा हूँ ये मैं खोलने के बाद मैं हिस्ट्री डिलीट कर सकता हूँ। तो हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा ना, तो उससे हिस्ट्री सारी डिलीट हो जाएगी, लेकिन मैंने वास्तव में क्या किया कंप्यूटर पे किसी को नहीं पता। लेकिन अगर की लॉगर है और उसका एक्सेस महेंद्र जी सर के पास में है, तो महेंद्र जी सर भले आज बैठे बैठे देख रहे हैं कंप्यूटर नंबर 5 पे क्या क्या कार्यक्रम हुआ है, तो उस पर जो जो टाइप हुआ है, जो जो कैरेक्टर जिस, अब जैसे माना गूगल क्रोम पे क्या टाइप हुआ है, सब एक्सेस होता है। इसे स्पाईवेयर कहता है। इसलिए ये जो स्पाईवेयर है ये यूजर के विरुद्ध जासूस की तरह काम करता है। आपके ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, वेबसाइट का विवरण सब कुछ स्टोर्ड है वहां पर। आप अपने कंप्यूटर को पूरा फॉर्मेट कर दोगे तो भी यहां पर डेटा रहेगा। और ये कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्या करती है? स्पाईवेयर का यूज करती है। ये नुकसान नहीं देता है, ये कंपनियां यूज करती है जानबूझकर कि हमारे कंप्यूटर में हमारे एम्प्लॉय कर क्या रहे हैं। समझ में आया कि भाई काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन हो गया कि चलो आज देख लेते हैं कि शुभम जी सर ने अपने कंप्यूटर पे क्या क्या काम किया है। तो बैठ करके शाम को पूरा चिट्टा आ जाता है कि ये काम किया है। समझे? तो हिस्ट्री डिलीट करने से भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। मैंने बोल दिया कंप्यूटर पूरा फॉर्मेट है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, सारा डेटा जा चुका। फॉर्मेट आपने 11:05 पे किया है तो 11:04 तक का सारा कार्यक्रम उस कंप्यूटर पे जा चुका है। समझ में आई बात? इसलिए बोलते हैं कि जब फिल्मों में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो बोलते हैं कंप्यूटर को फॉर्मेट करो, जल्दी जल्दी कंप्यूटर को फॉर्मेट करो। तो फॉर्मेट करने से भी कुछ नहीं होता है, डेटा आपका जा चुका अगर स्पाईवेयर है तो। और आजकल हर लोग जो है स्पाईवेयर का बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हैं कि अगर कंप्यूटर फॉर्मेट हो गया तो हमें ये तो पता रहेगा कि क्या क्या यूजर नेम, पासवर्ड कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगाए गए थे। ठीक है, अब देखो मूवीज में जैसे एक छोटी सी बात, अभी जो सिंघम मूवी आई थी साउथ वाली, सिंघम 3, उसमें वो एक फैक्ट्री, एक ऑफिस में जाता है, एक छोटी सी चिप लगाता है और सारे यूजर नेम, पासवर्ड, डेटा क्रैक कर लेता है और सारा प्रिंट आउट ले लेता है। तो ये कैसे हुआ? ये जो छोटा सा बग लगाया वो उनके वाईफाई से जुड़ा, वाईफाई से जुड़ते ही उनका सारा का सारा जो डेटा था, पासवर्ड, यूजर नेम सब आ गए और सीधा पुलिस डिपार्टमेंट में सारे एक्सेस हो रहे। तो ये सारा काम स्पाईवेयर का और की लॉगर का होता है। ये वायरस नहीं है, कीलॉगर स्पाईवेयर वायरस नहीं है, लेकिन क्योंकि यूजर की परमिशन के बिना कंप्यूटर में डाले जाते हैं इसलिए वायरस कहते हैं। तो ये कंपनियों को फायदा ही पहुंचाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात है? अच्छा है वायरस ये। एक है पैकेट स्निफिंग। पैकेट स्निफिंग देखो, इंटरनेट पर जो डेटा ट्रेवल होता है वो किसके रूप में करता है? पैकेट के रूप में। आप यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब जब चलाते हो तो आपने कोई वीडियो स्टार्ट किया तो आप देखते हो थोड़ा थोड़ा जहां पर चल रहा है वो अलग है, वाइट धीरे 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 आगे आगे बढ़ता रहता, पॉइंट इतना फिर इतना फिर इतना। ये क्या है? ये जो ब्लॉक आता आगे इसे पैकेट बोला जाता है, पैकेट। तो इंटरनेट पर डेटा किसके रूप में ट्रेवल करता है? पैकेट के रूप में। इंटरनेट पर जो डेटा ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है पैकेट के रूप में। ठीक है, अब ये जो पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है तो जो डेटा आपको भेजा है, मैंने माना कि मैंने आपको ईमेल भेजा है तो इंटरनेट पर तो पैकेट बन के जाएगा। अब वो पैकेट आप तक पहुंचने से पहले ही किसी ने हैक कर लिया तो इसे क्या बोलते हैं? पैकेट स्निफिंग। इसे क्या बोलते हैं?
पैकेट स्निफिंग, यानी कि वो जो पैकेट है वो गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही उसे खराब या नष्ट कर देना, ये पैकेट स्निफिंग कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट पर डेटा पैकेट के रूप में ट्रेवल करता है और उस पैकेट को रिसीवर तक पहुंचने से पहले ही पकड़कर खराब कर देते हैं, तो पैकेट स्निफिंग कहलाता है। और एक सबसे बड़ा जो आज की तारीख में चल रहा है उसे बोलते हैं हम लोग फिशिंग। फिशिंग मतलब मछली फंसाना। मतलब आपको फोन करते हैं ना, हेलो मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ, आपको 25 करोड़ की लॉटरी लगी है ना, आपका अकाउंट नंबर मेरे पास में, आप एक ओटीपी बताइएगा। फिर हम तो राजी हो जाते हैं, मछली फंसाना, मछला फंसाना, यही तो होता है। फिर बोलते हैं हम, हाँ हाँ सर मैं, रुको रुको जल्दी बताओ, लिखो ओटीपी लिखो, तो 5 6 2 1 4 5 सर पया कदाई के थारा हा जगह उड़गा। तो इसे बोलते हैं मछली फंसाना। फोन करके मीठी 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 प्यारी प्यारी बोल बिन जारी है बाता थारी रह जासी, तो मीठी मीठी बातें बोल करके आपको फंसाया जाता है, इसे बोलते हैं मछली फंसाना। तो ये होता है फिशिंग, यानी कि नाम पासवर्ड या अन्य जो भी जानकारी प्राप्त करनी है उसे बोलते हैं फिशिंग। इसमें झूठे ईमेल या मैसेज भेजे जाते हैं, बधाई हो आपको 25 करोड़ की लॉटरी लगी, इस लिंक पे क्लिक करो पैसे आपके खाते में आएंगे। और लिंक में क्लिक करते ही ओटीपी आया फोन में, हमने ओटीपी डाले और फोन में से 25 करोड़ अगले के चले गए। ठीक है, तो ये फिशिंग है, मतलब इंटरनेट के द्वारा आपको फंसा करके लूटा जाता है। ये क्या है? ये है फिशिंग, मछली फंसाना। ठीक है, अपना यूजर नेम, लॉगिन आईडी वगैरह ये सब डाला जाता है जिसके बेस पर आपको लूट लिया जाता है। ठीक है, हमें तो लूट लिया किसने? इसने। वो हुसैन वालों पे मत जाओ, फिशिंग पे आ जाओ। यहाँ पर इसने लूटा है, फिशिंग ने। नाम ही ऐसे हैं कि याद रह जाते हैं। अगर एक बार पढ़ते हैं ना कि भाई इंटरनेट से फोन करके आपको अगर झूठे ओटीपी वगैरह या आईडी पासवर्ड मांगे जाते हैं तो ये क्या है? ये फिशिंग है। ठीक है, फोन करना या मैसेज करके जबरदस्ती लिंक पर क्लिक करवाना, ये फिशिंग कहलाता है। ठीक है, अब है एंटीवायरस। अब एंटीवायरस जो है वो वायरस का एंटी है, तो किसी भी वायरस को कंप्यूटर से हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटीवायरस का। जो कंप्यूटर में विद्यमान वायरस, मालवेयर या ट्रोजन हॉर्स या कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो समय समय पर हमें क्या करना चाहिए? सिस्टम स्कैन के द्वारा कंप्यूटर मेमोरी भी चेक करना है। नए वायरस आते हैं तो कंपनियां उसके लिए एंटीवायरस भी बनाती है। जैसे हमने एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया कंप्यूटर में, तो आपको पता है एंटीवायरस रोज अपडेट होता है। और रोज अपडेट क्यों होता है? क्योंकि वायरस भी तो रोज बनते हैं, तो जब रोज नए नए वायरस बनेंगे तो एंटीवायरस भी रोज रोज अपडेट होना जरूरी है। तो ये सब होते हैं। ठीक है, इस कारण जरूरी है कि एंटीवायरस समय समय पर अपडेट किया जाए। ठीक है, मतलब ये हो गया कि 2013 में मैं कंप्यूटर पढ़ाता था, वैसे कंप्यूटर की आज एक लाइन भी नहीं पढ़ाता भाई। समय की हो गया ना, उस समय आते थे कंप्यूटर का पूरा नाम बताओ, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली एजुकेशन एंड रिसर्च। अब ये तो आता था, अब आजकल नहीं आते, तो चेंज हो गया। पहले आता था कंप्यूटर के पापा कौन थे? चार्ल्स बेबेज, बहुत अच्छा था। आजकल उस लेवल के प्रश्न नहीं आते। तो हुआ ना कि उस समय जो पेपर आते थे वो आज आप लोग 100 में से 100 सही कर दो, कर सकते हो। तो फिर चेंज हुआ। तो ये है कि धीरे धीरे हमेशा नए वायरस आते हैं, तो एंटीवायरस भी नया होना जरूरी है। ठीक है, एंटीवायरस भी नया होना जरूरी है। और कुछ स्पेशल एंटीवायरस जो हैं आपके, वो है कौन कौन से? नॉर्टन, बिट डिफेंडर, एम कैफी, कैस्पर स्काई, एवीजी, सिमेंटिक, अवास्ट, क्विक हील, नॉर्टन आ गया, अवीरा, ठीक है, ये सारे आपके एंटीवायरस हैं जो कंप्यूटर में रखे जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? ये आपका सारा का सारा मामला खत्म होता है। ठीक है, तो जय राम जी की।